हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। भूगोल की जो हमारी यात्रा चल रही है बेटा, अब एग्जाम 9 तारीख को है। आपने आपका और जो मेरा साथ है बहुत अच्छा रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। ऐसा लगा नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आप सभी जो बच्चे कमेंट्स करते हैं, मुझसे बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं और उससे मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी में ही मैं आपके लिए अब लेकर आया हूं सुपर फास्ट रिवीजन में जो बच गए हमारे जो 4 चैप्टर बच रहे हैं फर्स्ट बुक के, वो लेकर आया हूं। दिन में इसलिए लेकर नहीं आ पाता हूं बेटा, कुछ कुछ काम रहते हैं, कर नहीं पाता हूं। तो बस अब कुछ देर में ही आपके सामने मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो लीजिए, अब हम करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन बिना कोई देरी किए हुए। तो लीजिए, आज हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड चैप्टर नंबर करेंगे द्वितीयक क्रिया, फिर करेंगे तृतीयक क्रिया, परिवहन संचार एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। मैं आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि हम हर चीज कहानी के हिसाब से पढ़ेंगे। हमने प्राथमिक क्रिया करी, हम जंगल में गए, जंगल में लकड़ी काट कर लाए, मत्स्य पालन करा, मछली पालन करा, वो सब प्राथमिक क्रिया में आती है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कि आप जंगल से लकड़ी काट कर लाए हो और लकड़ी को अगर आपने अपने हाथ से या मशीन के द्वारा उसका रूप परिवर्तन कर दिया, उसकी कुर्सी बना दी, तो क्या वो कौन से कार्य में आएगा? सर, वो द्वितीयक कार्य में आएगा। आप खेती पर गए, वहां से किसान से आपने गेहूं लेकर आए, वो प्राथमिक क्रिया में है। लेकिन गेहूं को पीसकर उसका आटा बना दिया, तो गेहूं का मूल्य अलग होता है, आटे का अलग होता है, तो वो द्वितीयक क्रिया में होगा। तो द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है, रटना नहीं है। इसमें यह है कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का हम रूप परिवर्तन कर देते हैं और उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, तो उसे हम द्वितीयक क्रिया में शामिल करते हैं। ठीक है जी। यानी प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन कर उसका मूल्य बढ़ा दिया जाए, तो उसे हम द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। और रूप परिवर्तन कैसे होता है? हाथ से होगा या फिर मशीनों के द्वारा होगा। द्वितीयक क्रियाएं 3 पार्ट है, विनिर्माण है, प्रसंस्करण है, निर्माण है। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। विनिर्माण को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, वस्तु का उत्पादन। यानी इसका मतलब है वस्तु का उत्पादन कैसे? हाथ से या मशीनों से। यानी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु का जो उत्पादन होता है वो विनिर्माण के अंतर्गत आता है। तो अगला लीजिए, प्रसंस्करण, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई वस्तु बनाने के अंदर क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसे आपने सूत बनाया, सूती वस्त्र बनाया, तो पहले आप धागा लेंगे, धागे को काटेंगे, उससे उससे आपने सूत बनाया, फिर आपने वस्त्र बनाया। तो इसमें आता है प्रोसेसिंग। जितने भी कार्य होंगे प्रोसेसिंग वाले इसमें आ जाएंगे। और निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? जो भी भवन निर्माण होगा, सड़क निर्माण होगा, बिल्डिंग्स बन रही है, वो सब इसमें आएगी। तो सब तीनों आपने अलग कर ली है। ठीक है जी। आगे देखें, आधुनिक बड़े पैमाने वाले जो उद्योग होते हैं, विनिर्माण वाले उद्योग होते हैं, उनकी विशेषता बताएं। हम विनिर्माण उद्योग की विशेषता कर रहे हैं। देखिए, विनिर्माण उद्योग की विशेषता आती है तो बेटा मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी, एक बड़ा सा कारखाना देख रहा हूं, बड़ी सी फैक्ट्री देख रहा हूं, जब बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ ट्रेंड है, कुछ अनट्रेंड है ना। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत ज्यादा पूंजी लग रही है, ये देखता हूं मैं। तो आप क्या करेंगे? इस विशेषता देखिए आप, कौशल एवं वस्तु का विशिष्टीकरण। इसका मतलब यह है कि बेटा मैं जल्दी करूंगा कि जिससे हम जल्दी कर पाए। इसका मतलब यह है कि जो विनिर्माण उद्योग होंगे वहां पर कौशल क्या पाया जाएगा? कुशल पाया जाएगा। यानी अच्छा ट्रेंड काम करने वाले होंगे। और वस्तु का विशिष्टीकरण, यानी एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। और जब एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा ना बेटा, तो उस वस्तु की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी। यंत्रीकरण मतलब यहां पर बड़े बड़े कारखानों में सारा काम क्या होता है? यंत्रों या मशीनों के द्वारा किया जाता है, हाथ से कोई काम नहीं होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, ये बड़ा मोस्ट है। यानी आपको विनिर्माण उद्योग में ऐसी तकनीक, प्रौद्योगिकी को तकनीक कहते हैं हम, ऐसी तकनीक अपनाना जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो, यानी पर्यावरण के अनुकूल हो। आप देखते हैं कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमको ऐसी तकनीक के साथ में उद्योगों का विकास करना है, बड़े उद्योग लगाने हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उसे प्रौद्योगिकी नवाचार कहते हैं। अगला, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, ये इसी का पॉइंट है। यानी बड़े विनिर्माण जो उद्योग होंगे, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मशीनें वाले, उनमें क्या क्या देख सकते हैं हम? सर, विस्तृत जटिल तकनीकी तंत्र देखते हैं। वहां मशीनें होती है, वहां पर विशिष्टीकरण होता है वस्तु का, और श्रम विभाजन होता है। साथ में बड़े संगठन अधिकारी से संपर्क होता है। अगर आप बड़े अधिकारी से संपर्क नहीं रखेंगे, है ना, तो फिर बाद में कोई कई समस्या होती है, जो राजनीतिक समस्या भी हो सकती है। तो वहां पर उनसे संपर्क होता है। सरकार की नीतियां, सरकार की अच्छी नीतियां होगी तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए सस्ते दर पर आपको जमीन मिल रही है, तो आप फैक्ट्री लगा देंगे वहां पे। अगर आप मान लीजिए आपको लोन मिल रहा है तो लगा देंगे। तो सरकार की नीतियां प्रभावित करती है। और अनियमित भौगोलिक वितरण, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े निर्माण वाले जो उद्योग होते हैं,
विनिर्माण वाले जो उद्योग होते हैं वो विश्व के 10% भूभाग पर पाए जाते हैं। यानी हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। जो बड़े उद्योग होते हैं वो विश्व के वो बहुत कम क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। तो एक ये विशेषता हो गई इसकी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला देखिए, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन इतना आसान से नहीं आता है, ये बड़े क्वेश्चनों की बात करिए, बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। अभी जो क्वेश्चन बना था विनिर्माण उद्योग की विशेषता, तो भी बड़े क्वेश्चन के अंदर बनता है, या 3 नंबर में बनता है। अब देखो, उद्योगों की स्थापना की जगह उद्योगों का स्थानीयकरण भी कह सकता है, उद्योगों की अवस्थिति भी कह सकता है। शब्द बदल देखिए आप। तो क्या होगा भैया, मुझे उद्योग लगाना है, आप खुद बन जाइए फैक्ट्री के मालिक। मुझे उद्योग लगाना है तो मुझे उद्योग के लिए पहले, जैसे मान लीजिए मैं लगा रहा हूं चीनी की फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो पहला, कच्चे माल की अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच। दूसरा पॉइंट, मुझे सर कच्चे माल को वहां पर जब गन्ना लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, श्रम चाहिए, आपूर्ति चाहिए, यानी मजदूर चाहिए मुझे। साथ में उसको बेचने के लिए मुझे क्या चाहिए, बाजार चाहिए। मैं वो फैक्ट्री बनाऊंगा तो वहां पर कुछ भी मैं कोयले के द्वारा लूं, बिजली के द्वारा हूं, कैसे भी मैं कुछ करूं, तो मुझे शक्ति के साधन चाहिए। तो ये सब बड़ा फैक्टर्स हो गए। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता का मतलब हो गया, जैसे आप लोहा इस्पात उद्योग लगा रहे हैं तो आपको मैग्नीज चाहिए, आपको चूना पत्थर चाहिए, आपको लोहे के चाहिए, तो वहां पर आप उद्योग लगाएंगे। या जो उद्योग वजन हास होते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे गन्ने की बात करें, गन्ने से चीनी बनाएंगे। गन्ना तो आप ले रहे 100 क्विंटल, चीनी निकल रही 10 किलो। तो आप क्या करेंगे, ऐसे उद्योगों को कच्चे माल के पास लगा देंगे। बाजार, ये भी प्रभावित करता है। श्रम आपूर्ति तक पहुंच, ये बहुत फैक्टर काम करता है। जैसे हम छोटा नागपुर की पठार की बात करें बेटा, तो वहां पर क्या होता है, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, वहां से सस्ता श्रम यानी मजदूर मिल जाते हैं। वहां इस कारण उद्योग लगे हुए हैं। केवल खनिज के कारण उद्योग नहीं लगे हुए, ये फैक्टर भी वहां पर काम करता है। सबको देखिए आप, शक्ति के साधनों तक पहुंच, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग होगा, उसमें क्या चाहिए बताया मैंने, ऑप्शन में दिया था, ऊर्जा चाहिए, है ना। तो ऊर्जा के साधन चाहिए, तो ऊर्जा के लिए बात आ गई। नेक्स्ट लेते हैं, सरकारी नीतियां बिल्कुल प्रभावित करेगी जी। अगर आप उद्योग लगा रहे हैं, अगर वहां पर जमीन सरकार अगर अच्छे दामों पर दे रही है, सस्ते सस्ते का दाम पर दे रही है, आपको ऋण उपलब्ध करा रही है, थोड़ी आपके प्रति उदारीकरण है, तो आप वहां पर उद्योग लगा लेंगे। परिवहन संचार, भैया ये तो बहुत जरूरी है सर। क्यों जरूरी है? अरे भाई, कच्चे माल को अगर आपको कहां लेकर आना है, फैक्ट्री में लेके आना है, और तैयार माल को कहां लेके जाना है, बाजार में लेकर आना है। ठीक है ना। तो क्या चाहिए, परिवहन संचार चाहिए, बिल्कुल। और इसी कारण ही आपको याद होगा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें, बड़े उद्योग लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वहां पर परिवहन संचार की व्यवस्था बहुत जटिल, यानी बहुत ही अच्छी है। ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के अंदर परिवहन संचार तंत्र इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि वहां पर इनके मजबूत होने के कारण वहां पर बड़े उद्योगों का विकास हो रहा है। समूह अर्थव्यवस्था तक पहुंच, ये बड़ा अच्छा है। इसको देखिए आप, देखिए समूह अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था होती है ना बेटा, वो छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। अगर हम बात करें, कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है यहां पर, अगर कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो छोटे छोटे उद्योगों को यहां पर जन्म दे देगी। तो आपको लिखना है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था साथ के पूरे आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है और छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देती है, उसको ही हम समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। बड़ी अर्थव्यवस्था छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करती है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, कोई मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बनेगा तो वहां पर लोग आएंगे, तो परिवहन के साधन होंगे, वहां पर रहने के लिए गेस्ट हाउस होंगे, पूजा की सामग्री होगी, मंदिर कुछ भी। तो इस तरीके से वहां पर एक पूरा एक क्या होती है, एक संरचना, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना का विकास होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगला बहुत ही अच्छा है, स्वच्छंद उद्योग, फुटलूज उद्योग। नाम से स्पष्ट है, स्वच्छंद यानी जिसको जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसपे कोई भी बंदिश ही नहीं है। फुटलूज, जिसके पांव लूज है, रुकते नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ सर कि ये उद्योग कच्चे माल, बाजार या श्रम से प्रभावित नहीं होते हैं। स्थापना सुविधा अनुसार कहीं भी की जा सकती है, और इनमें पुर्जे, जो कच्चा माल कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और सड़क महत्वपूर्ण कारक है। जो परिवहन में जो काम आता है ना, उसमें सड़क बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो कितना अच्छा है, प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, पुर्जे भी कहीं से मिल जाते हैं, कच्चे माल बाजार से, ये श्रम से प्रभावित नहीं होते हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसके कारक है। मुझे लगता है आप जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप उसको 1x से करके 2x से 1.5x करने की जरूरत नहीं होगी। मैं पहले तेज बोल रहा हूं ना, तो आप समझिएगा। ओके जी, आगे लीजिए। उद्योगों का वर्गीकरण अब कई प्रकार पर है। पहला है आकार के आधार पर। आकार का मतलब क्या होता है? कोई मोटा या बड़ा नहीं है। उद्योग में आकार का मतलब है कितनी पूंजी लग रही है, कितनी तकनीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, यही तो आकार है। तो पहला है कुटीर व घरेलू उद्योग। क्या होते हैं जैसे सर? इसके अंदर परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, कम पूंजी के साथ, कम तकनीक के साथ। इस कच्चा माल कहां से होगा? स्थानीय क्षेत्र से होगा सर। तो क्या करेंगे आप? ये ऐसे उद्योग होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं, ये उद्योग की सबसे छोटी इकाई है।
ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है। कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, और ये क्या करते हैं कि इसमें परिवार के सदस्य मिलकर कम पूंजी व तकनीक के साथ में स्थानीय बाजारों से स्थानीय क्षेत्रों से कच्चा माल लेकर आते हैं और वस्तु का उत्पादन करते हैं कम पूंजी के साथ में। और जो उत्पाद होता है उसको खुद काम में ले लेते हैं, उपभोग ले लेते हैं, और जो होता है उसको स्थानीय बाजारों में बेच देते हैं। तो ये कुटीर उद्योग की व्यवस्था है बेटा। चटाई बनाना, अचार बनाना, जूती बनाना, ये सब इसमें आ जाएगा। छोटे पैमाने के उद्योग में क्या होता है, इसमें सदस्य तो काम करते हैं परिवार के, साथ में कुछ अर्ध कुशल श्रमिकों को भी काम ले लिया जाता है, उनको मजदूरी दी जाती है। यहां पर इसकी तुलना में अधिक पूंजी होती है, अधिक तकनीक होती है ना। और यहां पर जो बाजार, जो कच्चा माल होता है, यहां पर तो केवल घरेलू उपभोग के लिए होता है। यहां पर जो तैयार माल होता है उसको आसपास के बाजारों में बेच दिया जाता है। भारत और चीन जैसे जो जनसंख्या वाले देश हैं, वहां पर छोटे पैमाने के उद्योग ज्यादा होते हैं। अब बड़े पैमाने के उद्योग की बात करें तो जी किसमें क्या आएगा सर? इसमें कुछ नहीं आएगा, जो पड़ा है वही आएगा। इसमें वस्तु का विशिष्टीकरण होता है, श्रम का विशिष्टीकरण होता है, कौशल का विशिष्टीकरण होता है, एक ही वस्तु का उत्पादन होता है जिससे उसकी गुणवत्ता गुणवत्ता अधिक होती है, कीमत कम होती है। ये सब इस उद्योग की विशेषता होती है। ठीक है जी। यहां पर आगे पूंजी अधिक होती है, तकनीक अधिक होती है, सब कुछ अधिक कर दीजिए। यहां पर कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का प्रकार, आकार के आधार पर कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सर। अगर आपका कच्चा माल कृषि से आ रहा है तो कृषि आधारित उद्योग हो गया। सो उदाहरण दीजिए, उदाहरण कुछ भी ले लीजिए आप। शक्कर उद्योग हो गया, अचार के उद्योग हो गया, फलों के रस हो गए, वो सब इसमें आ जाएंगे। अगर आपके उद्योग क्या है, कच्चा माल खनन से प्राप्त कर रहे हैं तो खनिज आधारित उद्योग हो जाएंगे। सर ये दो प्रकार के होते हैं ना? बिल्कुल सर, ये धात्विक होते हैं और ये क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं। धात्विक में क्या होते हैं सर, लोह होते हैं, और क्या होते हैं सर, अलोह होते हैं। लोह में क्या होगा सर, लोहा इस्पात उद्योग जो इधर आ जाएगा सर, लोहा इस्पात उद्योग इधर आ जाएगा। जबकि इसमें तांबा उद्योग होगा, आपका एल्यूमिनियम उद्योग होगा, सब इसमें आ जाएगा। जबकि अधात्विक क्या होते हैं, इमारती होते हैं और ईंधन खनिज होते हैं। इमारती में क्या होता है, जो मार्बल उद्योग होते हैं, आपके ग्रेनाइट उद्योग होते हैं, सब इसमें आ जाएंगे आपके, है ना। ठीक है। रसायन आधारित उद्योग क्या होते हैं, जब किसी उद्योग के अंदर प्राकृतिक जो रसायन है उसको उपयोग में लाता है उसे रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंधक ले लिया, सल्फर ले लिया, नमक का ले लिया, वो सब इसमें आ जाएंगे। हाँ, कृत्रिम रेशे भी इसमें आ जाएंगे, कृत्रिम रेशे भी इसमें आ जाएंगे, आपके गंधक भी आ जाएंगे, सल्फर भी आ जाएंगे, नमक भी आ जाएगा। ठीक है ना। और आपकी प्लास्टिक की जो चीज आएगी, प्लास्टिक की, वो भी रसायन आधारित उद्योगों में आ जाएगी। वन आधारित में क्या होगा, जब आप कच्चा माल वन से प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर कौन से? अरे भैया, अगर आप लाख प्राप्त कर रहे हो, लकड़ी प्राप्त कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप सब इसमें आ जाएगा। अच्छा, पशु आधारित क्या हो जाएगा, जब कच्चा माल पशुओं से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे डेयरी आधारित उद्योग हो जाएंगे, उस पर आ जाएंगे। आप कोई खाल मांस वाला कर रहे हैं, उस पर आ जाएंगे। हाथी दांत के उद्योग है, वो भी इसमें आ जाएंगे, सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना। रटना नहीं है, आपको चीजें याद करनी है। अब तीसरा पढ़ रहे हैं जी, उत्पाद के आधार पर। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, मूलभूत या आधारभूत उद्योग। आप भूल जाते हैं, मैं क्लास में पूछता हूं, बच्चे बता नहीं पाते। आप रटते हैं इसलिए बता नहीं पाते बेटा, आपका दिमाग मेरे से तेज है ना। आप युवा हैं, आप चीजों को याद करें, रटे ना। आप देखिए, मूलभूत या आधारभूत, यानी ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों का आधार होते हैं। आधार कैसे होंगे, कच्चा माल प्रोवाइड कराएंगे, यानी ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं या मूलभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग आता है। अच्छा, उपभोक्ता समान उद्योग क्या होते हैं, ऐसे उद्योग जिनसे अगर कोई माल जो उत्पादित होता है उसको उपभोक्ता सीधा ही उपभोग में ले लेता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे उद्योग जिनको उपभोक्ता सीधा ही वो तैयार माल को उपभोग में ले लेता है, उसे उपभोक्ता समान उद्योग कहलाते हैं। बेटा आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कम समय में करूं, इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूं। आप भी मेरे साथ में ट्रेन में बैठ जाइए और चलने दीजिए जहां चल रही है अपनी यात्रा। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपके बिस्कुट आ जाएंगे, आपका तेल आ जाएगा, है ना, आपकी चाय शक्कर जो भी सब इसमें आ जाएगी। अब स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग होते हैं सर। निजी उद्योग नाम से स्पष्ट है, यहां पर क्या होता है, निजी व्यक्ति का उसका अधिकार होता है। अच्छा, संयुक्त क्षेत्र क्या होते हैं सर, इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्या होता है सर, इसमें केवल सरकार का अधिकार होता है। सर निजी क्षेत्र कहां की विशेषता होती है सर, ये क्या होती है, पूंजीवादी देशों की विशेषता होती है सर। संयुक्त क्षेत्र क्या होती है, जब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे भारत जैसे देशों में और चीन जैसे देशों के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता होती है, जहां पर सरकार का ज्यादा अधिकार होता है जी। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना। देखिए, प्रौद्योगिकी का मतलब आप थोड़ा कान साफ कर लीजिए, तकनीक से होता है। तो ऐसे उद्योग जहां पर उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाए और वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग शोध के साथ में वस्तुओं का निर्माण किया जाए। वस्तु का निर्माण हो वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग शोध के साथ में हो। उच्च दक्ष एवं विशिष्ट सफेद कॉलर वाले श्रमिक होते हैं, जो अन्यों को क्या करते हैं, सलाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि ये काम करना है।
वहां पर ऐसा नहीं होता कि मशीनें चल रही है, खटपट खटपट आवाज आ रही है, ऐसे उद्योगों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उच्च तकनीक होती है, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग शोध के साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, कंप्यूटर वाला काम होता है, और इसमें उच्च दक्ष एवं विशिष्ट सफेद कॉलर वाले श्रमिक आपको ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर बिखरे हुए कार्यालय व प्रयोगशालाएं होती हैं। उत्पाद क्या होंगे? देखिए आप, रोबोट यंत्र होंगे, कंप्यूटर आधारित डिजाइन होगी और रासायनिक दवाइयां हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सब चीज होती है, आप खुद देख लीजिए। जो प्रयोगशालाएं होती है, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं होती हैं, ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर कंप्यूटर का काम होता है, वो सब इसमें आ जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, इसमें प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है? जहां पर ऐसे उद्योग जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होती है वो अगर पाए जाते हैं तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। यानी वे क्षेत्र जहां उच्च तकनीक एवं वैज्ञानिक शोध वाले उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा भी, अभी बात करी हमने, यहां पर बात करी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की ज्यादा क्षेत्र है, ज्यादा 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 वो उनकी बसावट है, तो ऐसे क्षेत्र को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं जो आत्मनिर्भरता उच्च विशिष्टता लिए होते हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में अजी सिलिकॉन घाटी है, सिएटल ये सिलिकॉन के वन है, भारत की सिलिकॉन वैली ये बेंगलोर है, बेंगलोर में है जी। ये सर कहां पर है? ये बेंगलोर में है। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। पार्ट मैंने कुछ जल्दी करी है लेकिन आपको एक कहानी के माध्यम से लेकर आया हूं। 2 मिनट में रिकैप करें तो क्या बनता है? द्वितीयक क्रिया बनता है, निर्माण है, विनिर्माण है, प्रसंस्करण है। इस तरीके से करिए बेटा आप, है ना। आपने आकार के आधार पे करा, उसमें फिर आपने कच्चे माल के आधार पे करा, फिर आपने स्वामित्व के आधार पे करा, फिर आपने उत्पाद के आधार पे करा। इस तरीके से आप रिविजन करिए, रिकैप करिए, आपको मजा आएगा। अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो लीजिए हम करते हैं अगला चैप्टर, तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय। बेटा इसको भी मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। अच्छा आप बताइए, अभी तक हमने वस्तु का उत्पादन कर लिया, पहले मशीन से करा, हाथ से करा, कैसे भी कर लिया, लेकिन क्या वस्तु का उत्पादन होता है व्यापार में? आपने देखा होगा कि हम अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम वहां पर जाने के बाद में बस में किराया देते हैं। तो उसने कुछ दिया कि आपको? आपके जेब में कुछ नहीं दिया ना, लेकिन आपने उसको पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने सेवा करी आपकी। तो यहां पर सेवा का उत्पादन होगा जी। तृतीयक चतुर्थक में किसका उत्पादन होगा? सेवा का उत्पादन होगा। तो इसको हम पढ़ते हैं। लीजिए कैसे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय, तो उसमें पढ़ेंगे हम तृतीयक व्यवसाय। देखिए तृतीयक व्यवसाय क्या होता है, यहां पर जो लिखा हुआ है वो मेरी बात सुनिए आप, तो कि एक सेवा सेक्टर होता है। ठीक है जी। और सेवा सेक्टर कैसा होता है? इसमें उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है। कैसे? आपकी बिजली खराब हो गई, आपने बिजली ठीक करने वाले को बुला लिया, उसने बिजली ठीक करी, आपने उसको पैसा दे दिया। आपके नल ठीक वाले को बुला लिया आपने, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर, मैं अध्यापक हूं, तो मैं भी आपको सेवा कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, क्लास में से गई है, तो नहीं आपके पास में कुछ 4-5 थैले दे दिए, भैया आप पढ़ रहे थे तब तो आप खाली हाथ आए थे और गए जब आपका थैले आ गए। नहीं जी, आप केवल आपका सिर्फ ज्ञान आया है, जो आपने नॉलेज गेन करी है, नॉलेज जो आपने प्राप्त करी है, तो ये भी एक सेवा है। तो तृतीयक व्यवसाय के अंदर एक सेवा सेक्टर है, इसमें प्रत्यक्ष सेवा आती है, उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, जो भी सेवा होती है उसके बदले में मजदूरी या पारिश्रमिक दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए अगर आप बात करें सर कि भाई वस्तु को उत्पादन करते हैं, तो वहां पर वस्तु को हम मशीन के द्वारा उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो यहां गुणवत्ता कैसे बढ़ाएंगे? ट्रेनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेनिंग के द्वारा। यहां पर मनुष्य को ट्रेनिंग देकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। उदाहरण है धोबी है, नाई है, वकील है, डॉक्टर है, विद्यालय शिक्षक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। अच्छा अगला क्या है? तृतीयक व्यवसाय आधारित किस पर है सर? ये उत्पादन और विनिमय पर आधारित है। उत्पादन किसका? उत्पादन होता है सेवाओं का। सेवाएं कैसी? अमूर्त सेवाएं जो दिखती नहीं है। मैंने बताया आपको, आपने परिवहन किया, अब आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपके पास कुछ सेवा दिखती नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो सेवा है जो भी है वो दिख नहीं रही है बेटा, वो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। और विनिमय किसका? विनिमय है कि इस सेवा को प्रदान करने में दूरी को कम करना। सेवा को प्रदान करने में दूरी को कम करना। और वो दूरी कैसे कम होगी? परिवहन से, संचार से, व्यापार से। यानी तृतीयक व्यवसाय आपने पढ़ लिया, इसके अंदर आपने देख लिया कि उत्पादन और विनिमय होता है। उत्पादन किसका? सेवाओं का। विनिमय यानी परिवहन, व्यापार और संचार। अब देखिए आगे पढ़ी तृतीयक व्यवसाय सेक्टर जो है उसको कई भागों में बांटा गया है। तो पहला है व्यापार एवं वाणिज्य। अब आपके दिमाग में आता हो सर व्यापार क्या है, वाणिज्य एक ही तो है? नहीं जी, व्यापार को बोलते हैं यहाँ पर ट्रेड और वाणिज्य को बोलते हैं कॉमर्स इंग्लिश में। अब समझ गए होंगे आप। अगर वस्तु को हम खरीदते बेचते हैं कहीं पर भी, चाहे वो कोई भी फुटकर व्यापार के द्वारा हो, चाहे थोक व्यापार के द्वारा भी आगे पढ़ेंगे हम, उसे हम कहेंगे व्यापार। और उस व्यापार को करने में जो भी हम लेखा जोखा करते हैं, बही खातों में करते हैं, जो भी हम लेखा जोखा करेंगे वो होता है वाणिज्य। समझ गए आप? व्यापार होता है खरीदना और बेचना की क्रिया, और जो उसका लेखा जोखा होगा वह वाणिज्य होगा। अब वहां पर व्यापार और वाणिज्य दो तरीके से होता है, एक थोक व्यापार, एक फुटकर व्यापार जी। थोक व्यापार क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे।
लेकिन देखिए ये कहां पर होगा थोक व्यापार, या तो नगरीय मंडियों में होगा या ग्रामीण मंडियों में होगा, नगरीयों में होगा या फिर ग्रामीण मंडियों में होगा। जबकि फुटकर व्यापार भी कहां होता है, नगरीय और ग्रामीण मंडियों में होता है। थोक व्यापार को आप समझिए और फुटकर व्यापार को समझिए, थोड़ा बताता हूं आपको। तो ये फुटकर व्यापार का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज चाहिए, अभी आपको घर पे बैठे हैं, आपको 2 किलो चीनी चाहिए, तो आपके मंडी में जाएंगे कि 2 किलो चीज लेने, आप जाएंगे पास की दुकान, जाएंगे ना, तो पास की दुकान से आपका सीधा संबंध है, तो फुटकर व्यापारी होता है। तो फुटकर व्यापारी की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा व्यापारी जिसका उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है। फेरी वाले, रेडी वाले, आपके अमेजन प्राइम जो भी आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं वो सब इसमें आते हैं। थोक व्यापारी क्या होता है, आपको अगर 2 किलो चीनी चाहिए तो आप तो फुटकर व्यापारी के पास जाएंगे, और आपके घर में अगर शादी ब्याह है और आपको मान लीजिए 100 किलो चीनी चाहिए, तो आप कहां जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, फिर यहां जाएंगे। तो थोक व्यापारी क्या होते हैं, ये बिचौलिए होते हैं, बड़े सौदागर होते हैं, जो वस्तु की क्वांटिटी पर अपने पास मात्रा रखते हैं, जिससे उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 2 तरीके से होते हैं, नगर में मंडी होती है, ग्रामीण मंडी होती है, आप समझ गए। फुटकर व्यापारी भी 2 प्रकार के होते हैं, नगरीय और ग्रामीण। बिल्कुल आराम से सरलता से समझिए बेटा, मजा आएगा। नगरीय मंडी है, इसमें होते हैं श्रृंखला बाजार, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार, लोक वितरण योजना। अरे सर इतना बता दिया, समझाइए तो सही। श्रृंखला बाजार का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी बिग बाजार है, रिलायंस है, इसकी जो बिग बाजार जाएंगे, रिलायंस जाएंगे, इसकी जो एजेंसी होती है हर जगह होती है, आप कहीं भी चल रही है तो वहां पर सामान आपको एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है, और इसके जो नियम होते हैं वो हर जगह लागू होते हैं। डॉक ऑर्डर के द्वारा आप दूरभाष से कर ले, इंटरनेट के माध्यम से सामान को मंगा ले, जैसे अमेजन प्राइम है। अब तो ये ग्रामीण में भी होने लग गया, लेकिन विशेषता हम नगर में पढ़ेंगे। सुलभ बाजार का मतलब होता है कि आप जयपुर में गए, एक जोरी बाजार में चले गए आप, तो वहां पर जवाहरात की सारी चीजें मिल जाएगी, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आपको अपने आवश्यकता की चीजें आसानी से एक जगह मिल जाए। और लोक वितरण योजना ये होती है राशन की दुकानें, जो किसमें क्या होती है, आपको तेल मिलता है ना, 2 रुपए किलो तेल, चीनी मिल गई या कुछ भी मिल गई, तो वो सब सामान मिल जाता है। अब आता है आपका ग्रामीण में लोक वितरण योजना तो यहां भी लगेगी, लेकिन डाक ऑर्डर, दूरभाष, इंटरनेट नगर की विशेषता है। आप बोलेंगे सर गांव में मिल रहे हैं, मान गए, लेकिन अभी इसको हम नगर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाट बाजार क्या होते हैं, अवधि बाजार क्या होते हैं, जो निश्चित अवधि पर लगते हैं, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, तो यहां पर एक साथ एक सामान मिल जाता है, उसको हाट बाजार कहते हैं, जो ग्रामीण की विशेषता है। और फेरी वाले जो घूमते रहते हैं सामान को लेकर। आगे देखिए आप, आगे हम देखेंगे परिवहन। पहला पढ़ लिया व्यापार, तो व्यापार भी आपको बताया था, उत्पादन, विनिमय, विनिमय कैसा, व्यापार, परिवहन, संचार। तो व्यापार पढ़ लिया, अब परिवहन पढ़ रहे हैं। देखिए परिवहन कैसे होता है, रेल के द्वारा भी है, सड़क के द्वारा भी है, हाँ जी, सड़क के द्वारा भी है, जल के द्वारा, जल 2 भाग में, आंतरिक और महासागरीय। महासागरीय में 2 है, या तो यात्री का परिवहन करेंगे, माल सेवा का, और वायु परिवहन करेंगे। अब आपको जितनी जरूरत है ना वैसे साधन का चयन कर लीजिए। मुझे आराम से जाना है, छोटी दूरी तय करनी है तो मैं सड़क का यूज करूंगा, मुझको लंबी दूरी तय करनी है, भारी सामान लेके जाने तो मैं रेल का यूज करूंगा, मुझको विदेशों में जाना है, भारी सामान लेके जाना है तो मैं जल का यूज कर लूंगा, शीघ्रता के साथ जाना है तो वायु का करूंगा, पैसे भी उस हिसाब से देने पड़ेंगे। अगला है आपका संचार। संचार सूचना है। अब संचार में पहला है परिवहन। अब आप सोचेंगे सर संचार में परिवहन कैसे हो गया। संचार क्या होती है कि कोई शब्द होते हैं, कोई संदेश होते हैं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संचार कहलाता है, ये जानते हैं। अब परिवहन के साधन से तो भेजेंगे आप, मान लीजिए आपको स्पीड पोस्ट करना है, तो जो आप लेटर लिखते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो वो किसी गाड़ी में तो जाता है, ऐसे तो नहीं हवा में चल जाएगा वो, तो वो या तो आपके बस में जाएगा, या फिर वो आपको बहुत विदेश में भेजना है कहीं पर, तो वो हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में जाएगा। तो परिवहन के साधन संचार से रिलेटेड करते हैं, और आप इसका चयन करेंगे आपका संचार कितना जरूरी है। दूरसंचार में आता है दूरभाष, इसमें मोबाइल है और लैंडलाइन है। लैंडलाइन आजकल काम नहीं आ रहा है, जो पहले कम काम करता था, और मोबाइल से आप अवगत हैं। फिर है सर्वदर्शी सामग्री, फिल्म है, रेडियो है, टीवी है, मुद्रण मीडिया में आ गया समाचार पत्र, जिसमें दैनिक भास्कर आ गया, और पत्रिकाएं आ गई जो न्यूज़पेपर होते हैं। ये सब क्या है, संचार की सुविधाएं हैं। आगे देखिए, आगे व्यापार एवं वाणिज्य का अर्थ बता चुका हूं ना। व्यापार का मतलब जिसमें हम किसी भी व्यापारिक केंद्रों के अंदर वस्तु को खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको हम व्यापार कहते हैं, और उस खरीदने बेचने का जो लेखा जोखा रखते हैं ना, वो वाणिज्य होता है। व्यापार केंद्रों के प्रकार भैया 2 प्रकार होते हैं, एक तो ग्रामीण विपणन केंद्र, एक नगरीय विपणन केंद्र। अच्छा सर ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है। अरे भैया ग्रामीण विपणन केंद्र गांव के पास भी बाजार होते हैं, तो ये अर्ध व्यापारिक केंद्र होते हैं, अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। यहां पर आपको अपनी आवश्यकता की वस्तु होती है वो मिल जाती है, आवश्यकता की वस्तु है, लेकिन ऐसी नहीं बड़ी विलासिता की वस्तु मिल जाए, कार चाहिए तो कार मिल जाएगी, गांव में कार नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो अपनी साधारण आवश्यकता की वस्तुएं आपको यहां पर मिल जाती है। जबकि नगरीय व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, यहां पर क्या होते हैं कि ये बड़े व्यापारिक केंद्र होते हैं, यहां पर आपको अपनी आवश्यकता की वस्तु तो मिलेगी, साथ में आपको विलासिता की वस्तुएं,
जो अधिक उच्च विशिष्टता वस्तुएं होती है वो भी यहां पर मिल जाएगी। यहां पर इसके साथ में डॉक्टर, दंत चिकित्सक, वकील भी मिलेंगे। साथ में आपको यहां पर बड़े बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है, बड़े विश्वविद्यालय होते हैं, वो भी आपको यहां पर मिलेंगे। ये इसकी विशेषता होती है। अब आवधिक और हाट बाजार क्या होता है? आवधिक हाट बाजार क्या होता है बेटा? ये ऐसे बाजार होते हैं जो निश्चित समय अंतराल में लगते हैं, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे लगते हैं। और इन बाजारों की विशेषता क्या होती है? यहां पर लोग आते हैं और सामान क्रय करते हैं, एक ही क्षेत्र पे सही कई वस्तुएं मिल जाती है। ये कहां की होती है? ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता है। ये कहां की है? ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता है। बेटा थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि कम समय में इसको समेटना है चैप्टर को। आप प्लीज थोड़ा धैर्य रखें और देखें। अब देखिए फुटकर व्यापार क्या हो गया ना, मैंने बता दिया था, फिर वापस आ गया है। बताया था मैंने आपको कि वे व्यापारी के अंदर जो उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है, फेरी, रेडियो, डाक आदेश। थोक व्यापार क्या होते हैं? इनका संचालन बिचौलिए और सौदागरों के द्वारा किया जाता है। फुटकर, हाँ ये अपन थोड़ा सा भूल गए थे। और फुटकर भंडार क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? फुटकर जो वाले लोग होते हैं ना, वो थोक व्यापारी के पास जाते हैं और बोलते हैं साहब मुझे 100 किलो चीनी दे दो। पैसा जब मेरे पास जब मैं सामान को भेज दूंगा ना, तब दे दूंगा। तो ये क्या करते हैं? फुटकर भंडार को उधार देते हैं थोक व्यापारी। और फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी की पूंजी पर भी अपना व्यापार करता है। जैसे ही उपभोक्ता सामान देता है, वो इनको यहां पर पैसा दे देते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम। किसी वस्तु का बड़ी मात्रा में भंडारण भी करते हैं ये क्या? थोक व्यापारी। अच्छा, थोक व्यापार दो प्रकार का भंडार गृह होते हैं। एक तो होते हैं विभागीय भंडार गृह। इसके अंदर क्या होते हैं? विभागीय कर्मचारी होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। यहां पर बिक्री पर ध्यान रखने के लिए विभागीय कर्मचारी होते हैं। और एक होता है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार क्या होते हैं? ये ऐसे भंडार गृह होते हैं जो किसी कंपनी या संगठन के होते हैं। अब मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने श्रृंखला भंडार खोल दिए, ज्योग्राफी पाठशाला के भंडार खोल दिए, ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो यहां पर क्या होता है कि कम कीमत पर वस्तु मिलती है। या तो कम कीमत पर वस्तु का संग्रहण कर लूंगा, या फिर मैं वस्तुओं का निर्माण ही करने लग जाऊंगा जिससे कम कीमत पर वस्तु मिल जाए। और मेरे जितने भी भंडार होंगे, जितनी भी दुकानें होंगी, मान लीजिए कोई भी शॉप्स हैं, तो वहां पर समान अनुभव, मेरे जो नियम होंगे समान रूप से लागू होंगे। यानी इसमें कम कीमत पर माल का भंडारण किया जाता है और कभी कभार वस्तु का निर्माण भी कर लिया जाता है। और कम कीमत पर वस्तु एक स्थान पर लोगों को मिल जाती है, ये लाभ होता है। इस भंडार के नियम, अनुभव और सभी भंडार गृहों पर समान रूप से लागू कर दिया जाता है। बिग बाजार को देख लीजिए आप बिग बाजार के कहीं भी चल रही जयपुर में, आपको जो रेट मिलेगी वो सब जगह एक जगह मिलेगी, जो छूट मिलेगी वो सब जगह मिलेगी। तो सारे नियम एक साथ लागू होते हैं जी। आगे देखिए परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? वस्तु, व्यक्ति। हमने देखिए परिवहन संचार पढ़ा था, हमने व्यापार पढ़ लिया, हमने संचार पढ़ लिया, अब हम आ गए परिवहन में, है ना। परिवहन का चार्ट पढ़ा था ना आपको, याद है? तो ये वस्तु व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाता है। इसमें उपभोक्ता होता है ना, वो अपनी जरूरत के हिसाब से परिवहन के साधन का चयन करता है, बताया था मैंने आपको, है ना, जितनी इसको शीघ्रता होती है। समकाल रेखाएं क्या होती है? मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समकाल रेखाएं कहती है। जैसे मान लीजिए मानचित्र है, आपको कहीं पर जाना है, तो यहां से गूगल मैप से ये 50 मिनट दे रहा है, ये रास्ता 50 मिनट दे रहा है, तो ये जो पॉइंट्स मिल जाएंगे ना आपको, ये समकाल रेखाएं कहलाएगी। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का आकार प्रभावित करेगा। जनसंख्या जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा होगी, वहां परिवहन के साधन उतने ही ज्यादा विकसित हो जाएंगे। भू आकृति, जलवायु। भू आकृति के हिसाब से अगर समतल धरातल है तो रोड आपकी आराम से क्या हो जाएगी? रोड बन जाएगी। अगर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर अलग प्रकार की सड़कें बनेगी, वायु परिवहन को महत्व दिया जाएगा, है ना। जलवायु का हिसाब भी होता है, कई बार आपको पता है प्राकृतिक आपदा रहती है तो वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा सुविधा पहुंचाई जाती है। आर्थिक कारक होंगे, यानी जिस क्षेत्र में जितने ज्यादा आपके मान लीजिए जो क्षेत्र जितना आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा ना बेटा, वहां पर परिवहन के साधन उतनी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। संचार क्या होता है? अपने शब्दों को, संदेशों को, सूचनाओं को बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार होता है। देखिए बेटा, मैं वापस रिपीट करता हूं, आपने तृतीयक व्यवसाय पढ़ रहे हैं, सेवा पढ़ रहे हैं, सेवा सेक्टर है, उपभोक्ता सीधा संबंध, उत्पादन और विनिमय पढ़ा, उसी में सारा खेल है। उत्पादन किसका? सेवाओं का, वो पढ़ेंगे हम। और विनिमय किसका? उस सेवा को पहुंचाने में जो दूरी तय करते, कम करते हैं अपन। तो परिवहन, व्यापार और संचार, जिसमें आपने व्यापार पढ़ लिया, आपने संचार परिवहन पढ़ लिया, अब संचार में आगे। संचार की सेवाओं में निम्न साधन प्रमुख है। दूरसंचार। दूरसंचार ने सूचना तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ये आपके फिर इन द ब्लैंक्स में आता है कि सूचना तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन किसने ला दिया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दूरसंचार। आई रिपीट, सूचना तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया दूरसंचार ने, है ना। ये सर्वदर्शी सामग्री है। अच्छा, फिर रेडियो दूरदर्शन क्या होता है? ये सर्वदर्शी सामग्री ने पूरे विश्व में संचार का एक जाल बना दिया है। उपग्रह, इंटरनेट भी आप जानते हैं, इंटरनेट के, बताया था कि ये
विद्युत कंप्यूटरकृत स्पेस का संचार है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर काम करता है। इसमें सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला आसानी से अपनी सूचनाओं को दे देता है और ये पूरे संसार को एक जाल में बना लिया है। ठीक है जी, सेवाएं आ गई। मैंने कहा था ना आपको, उत्पादन और विनिमय, सेवाओं का उत्पादन। सेवाएं दो प्रकार की होती है, शारीरिक श्रम सेवाएं, मानसिक श्रम सेवाएं। देखिए, अगर शारीरिक श्रम सेवाएं करेंगे आप, धोबी करेगा, माली करेगा, है ना, तो उसको उतना ही कम मूल्य मिलेगा। यानी शारीरिक श्रम सेवा जो वाले जो देश होते हैं जहां पर ये शारीरिक श्रम क्या आता है, तो आपको जो सेवा जो पैसा होगा उतना ही कम मिलेगा। और जो लोग मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं उनकी सेवा का मूल्य ज्यादा हो जाएगा। डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, यहां पर धोबी है, नाई है ना, आपकी मजदूर है, वो सब इसमें आ जाएंगे। विकसित देशों में तृतीयक व्यवसाय ज्यादा होता है और अल्प विकसित देशों में 10% लोग ही इसमें कार्य करते हैं। ये किसका फैक्टर है? और कनाडा एक अपवाद है जो विकसित देशों में आता है, लेकिन लकड़ी काटना जो उसका व्यवसाय है उसके आधार पर, जो किसमें आता है, लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय पर आता है, फिर भी आगे, सबसे आगे है। आगे देखिए पर्यटन। अब पर्यटन भी तृतीयक व्यवसाय में आता है ना, परिवहन, व्यापार, संचार, पर्यटन भी इसमें आता है। अब पर्यटन क्या होता है, मुझे बताइए। आप घूमने के लिए, आपके पापा कोई बिजनेस करने के लिए बाहर गए हैं, है ना, तो वो पर्यटन में आएगा क्या? नहीं जी। पर्यटन कब होता है? जब यात्रा का उद्देश्य आनंद हो, यात्रा का उद्देश्य आनंद हो तो उसको पर्यटन कहते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीयक व्यवसाय है वो कौन है? पर्यटन है जी। और अगर यही इस यात्रा का उद्देश्य अगर चिकित्सा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। विश्व के प्रमुख पर्यटक प्रदेश कौन से हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश है, खूब याद करा दिया नक्शे में आपको, है ना। आपके जो रोम है, इटली वाला क्षेत्र हो गया। आपके भारत के पश्चिमी तट पर क्षेत्र है जो गोवा और केरल है। पश्चिमी तट का मतलब क्या होता है? ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं जी मैं। अच्छा, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक नगर होते हैं। मान लीजिए अयोध्या है, अब सांस्कृतिक नगर, ऐतिहासिक नगर, तो लोग वहां पर जाएंगे, दर्शन करने के लिए जाएंगे, है ना। पर्वतीय प्रदेश है, माउंट आबू है, आपका शिमला है, आपका दार्जिलिंग है, ये सब क्या है? जो पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं होले होले तो पढ़ा नहीं सकता हूं, तो मुझे गति बढ़ानी होगी ना, इसलिए आप आ जाइए साथ में। पर्यटन को आकर्षित करने वाले केंद्र, ये कोर्स से हट चुका है लेकिन था, मैंने करा दिया है। जलवायु आकर्षित करेगा। जैसे यूरोप के जो लोग होते हैं ना, गर्मी में कहां चल जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चल जाते हैं, है ना। भूदृश्य क्या होंगे? अच्छे अच्छे भूदृश्य होंगे। नैनीताल है, हम भारत में घूम रहे हैं ना, नैनीताल जा रहे हैं, दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो अच्छे क्षेत्र वाले हैं। ऐतिहासिक कला केंद्र भी आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक एवं आर्थिक अर्थव्यवस्था भी आकर्षित करती है। ठीक है। अच्छा, एक और अब चल रही है आपके, अगर पर्यटक में सुना होगा आपने, जयपुर में भी सुना होगा, राजस्थान में सुना होगा, एक घरों में रुकना वाला होता है। अगर आपके घर 50 साल से पुराने हैं, हेरिटेज में डालकर आप घरों में आप पर्यटकों को रुका सकते हैं, एक लाइसेंस ले सकते हैं, जिसमें गोवा के अंदर उसको बोलते हैं हेरिटेज होम्स बोलते हैं, और कर्नाटक में बोलते हैं मेडिकरे एवं कुर्ग। याद रखिएगा, किसी ने नहीं पढ़ाया हो आपको, मेडिकरे एवं कुर्ग क्या है? घरों में रुकने वाला एक व्यवस्था है। तो ये हमारा हो गया तृतीयक व्यवसाय, पूरा हो गया है जी। अब हम आएंगे चतुर्थ व्यवसाय में। लेकिन सर आपने कहा था इसमें भी सेवाओं का उत्पादन होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पर सेवा कैसे होती है? अप्रत्यक्ष सेवा होती है। सर ये अप्रत्यक्ष सेवा क्या होती है? बिल्कुल समझाता हूं। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आप टीचर से पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ा लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन क्या स्कूल का जो बाबूजी हैं उनसे वो कौन सी सेवा कुछ सेवा कर रहे हैं क्या आपकी? कर रहे हैं सर। अगर वो स्कूल का काम नहीं संभालेंगे, टीचर्स को तनख्वाह नहीं देंगे, तो टीचर्स पढ़ाएंगे कैसे? तो उनसे आपका संबंध कैसा है? अप्रत्यक्ष संबंध है, तो चतुर्थ व्यवसाय में आएगा। आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाने गए, लेकिन आप बाबू से मिल रहे, बाबू की पर्ची कटा रहे हैं, तो वो भी अप्रत्यक्ष सेवा में आएगा। कोई फिल्मी कलाकार है, वो अप्रत्यक्ष सेवा में आएगा। कोई आपका और तो और छोड़िए, जो आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाएंगे, वो भी चतुर्थ व्यवसाय में आएंगे। तो सेवा सेक्टर है, अप्रत्यक्ष सेवाएं आती है, उपभोक्ता से सीधा संबंध नहीं होता है। थोड़ा सा ये अब इसमें मेहनत थी, अनुसंधान, विकास और ज्ञान पर आधारित। अब यहां कंफ्यूज करता है। अगर अनुसंधान आ जाए और अन्वेषण आ जाए, अन्वेषण तो भी आपको यही करना है। अगर ये आ जाए उच्च स्तर का अनुसंधान, उच्च स्तर का अन्वेषण, प्लीज बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर ये आ जाए उच्च स्तर का अनुसंधान, उच्च स्तर का अन्वेषण, तो भी चतुर्थ व्यवसाय करना है ना। अभी आप बात करेंगे उच्च स्तर का निर्णय करते हैं, हम क्या कर देंगे? पंचम व्यवसाय कर देंगे। इस व्यवसाय के 3 चरण होते हैं। सूचनाओं का उत्पादन कर लीजिए पहले, फिर उन सूचनाओं को उत्पादन करने के बाद उसको संग्रहण कर लीजिए, और फिर उसको प्रकीर्णन कर दीजिए, फैला दीजिए चारों तरफ, जिसको देनी है उसको दे दीजिए आप। चतुर्थ व्यवसाय में आने वाले कर्मचारी क्या होते हैं? ऑफिस, विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल के बाबू होते हैं, फिल्मी कलाकार होते हैं, दलाल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा,
पंचम व्यवसाय क्या होते हैं? ये व्यवसाय का ऐसा रूप है जो और ज्यादा विकसित हो रहा है, और जितना आप मानसिक श्रम ज्यादा करेंगे, शारीरिक श्रम छोड़कर, उतना ही आपका सेवा का मूल्य बढ़ जाएगा जी। तो ये उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले, बात कर रहा था ना मैं, उच्चतम स्तर पर अन्वेषण नहीं, निर्णय लेने वाले और नीतियों का निर्माण करने वाले इसमें शामिल किए जाते हैं। वे सेवाएं शामिल की जाती है जो हमेशा नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना करती हो, उनकी व्याख्या करती हो, नई तकनीक पर आधारित हो, वो पंचम व्यवसाय में आता है। तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा कि नवीन एवं वर्तमान विचार नई तकनीक पर आधारित, तो आप करेंगे पंचम। आप करेंगे उच्च स्तंभ पर निर्णय लेना, नीतियों का निर्माण करने वाले, करेंगे आप पंचम। इसमें परामर्शदाता जो लीगल एडवाइजर होते हैं आपको, वैज्ञानिक है, सरकार, नीति का निर्माण कौन करती है? सरकार, जज, कंपनी के सीईओ, सब इसमें आ जाएंगे। अब इसी पंचम व्यवसाय में आता है बाह्य स्त्रोतन जी, ये बड़ा मोस्ट है। अब बोलेंगे सर इसको कैसे कराएं? कुछ नहीं है भैया, एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर मेरे पास में एक मोबाइल है जी, इस मोबाइल की गुणवत्ता खराब हो रही है, तो इस मोबाइल की अगर मुझको गुणवत्ता बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है? गुणवत्ता बढ़ानी है, और मुझे इसकी क्या करनी है? कीमत कम करनी है, तो मैं बाहरी संस्था को क्या कर दूंगा? ठेका दे दूंगा। और तो इसे क्या क्या कहते हैं? बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब किसी क्षेत्र में वस्तु की गुणवत्ता बढ़ानी हो, कीमत कम करनी हो, तो बाहरी संस्था को जो ठेका दिया जाता है उसे ही बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। और बाहरी संस्था क्या करती है? यहां पर आती है तो अपनी पूंजी निवेश करती है, अपनी तकनीक निवेश करती है, अपनी बौद्धिक क्षमता निवेश करती है। फायदा क्या होता है सर? फायदा ये होता है कि जब यहां पर आती है, कोई फैक्ट्री लगाती है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है ना, उनका उत्प्रवास कम होता है। और फायदा क्या होता है? उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता की, वो कम कीमत की वस्तु मिल जाती है। ये बाह्य स्त्रोतन के बारे में कई बार बता चुका हूं। अच्छा, यही बाह्य स्त्रोतन मैंने बताया आपको अप्रतन है, ऑफशोरिंग है। ऑफ का मतलब ही कट होता है। जब यही बाह्य स्त्रोतन क्या हो जाए? समुद्र पार से हो जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं? अप्रतन, ऑफशोरिंग कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब यही बाह्य स्त्रोतन समुद्र पार से हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? हम अप्रतन कहेंगे, ऑफशोरिंग कहेंगे। और होमशोरिंग क्या कहेंगे? घर पे बैठ के कर लो ना यार। तो इसमें क्या होता है? लोगों को ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि जो कर्मचारी होते हैं घर पे बैठ के ही काम कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? होम शोरिंग कहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, अंकीय विभाजन क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि कोई भी देश, देखो अंकीय विभाजन का मैंने बताया था आपको, कि कोई भी देश है उनमें कोई सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है, तो वो देश कितनी शीघ्रता के साथ में अपने नागरिकों को सूचना संचार तकनीक उपलब्ध कराता है, सूचना उपलब्ध कराए, संचार उपलब्ध कराए, उसके आधार पर उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, उसे ही हम अंकीय विभाजन कहते हैं। और उसके आधार पर कोई देश विकसित बनता है, कोई विकासशील बनता है ना। तो विकसित देश विकासशील देशों से बहुत आगे निकल गए हैं, यही अंकीय विभाजन है ना, अंक का विभाजन करना। अब देखिए, प्राथमिक कार्य है, ये लाल वाले कॉलर श्रमिक है, द्वितीयक नीला है, तृतीयक श्वेत है, चतुर्थक गुलाबी है, पंचम स्वर्ण है। ये ज्यादा मोस्ट है और ये ज्यादा मोस्ट है। ठीक है जी। तो बेटा ये आपका चैप्टर हो गया है ना। तो हमने सेकंड चैप्टर जो आपका, जो इसके अंदर फिफ्थ चैप्टर है, चतुर्थक व्यवसाय भी पूरा कर लिया है। तो लीजिए बेटा, अब अगला चैप्टर लेकर आया हूं, परिवहन और संचार। 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो लीजिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी को करे। मुझे उम्मीद है आपको मजा तो आ रहा है ना, तो बस पढ़ते रहिए, है ना, और सीखते रहिए। और बाकी जो मैंने बताया आपको, वन शॉट जो रिवीजन है और वन लाइनर क्वेश्चन है, उनको भी देखते रहिए। शुरू करते हैं हम वापस पुनः चैप्टर को, परिवहन एवं संचार। खूब अभी पढ़ चुका है आपने, तृतीयक व्यवसाय पढ़ा था ना, उसमें परिवहन संचार था ना। अब इसको बड़े रूप में पढ़ रहे हैं, और कहां पढ़ रहे हैं? विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, ये पूरी बुक चल रही है विश्व स्तर पर। तो परिवहन क्या होता है? जहां वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, परिवहन के साधन होते हैं। और इसमें आपकी शीघ्रता के अनुसार में बताया था मैंने आपको, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से परिवहन के साधन का चयन करेंगे। क्योंकि संचार क्या होता है? शब्द, संदेश और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार के साधन कहलाता है। और इसके अंदर भी आप अपनी मतलब अपनी 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 जो शीघ्रता के हिसाब से आप परिवहन तंत्र का चयन करते हैं, और परिवहन तंत्र जितना मजबूत होगा, संचार तंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए आप, हम अगर मान लीजिए कोई कच्चा माल है, इसको आपको फैक्ट्री तक पहुंचाना है, और फैक्ट्री से तैयार जो माल है ना, इसको बाजार तक पहुंचाना है, तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? परिवहन करेगा। तो परिवहन एक योजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? योजक, परिवहन के साधन। चाहे वो कच्चे माल को फैक्ट्री से जोड़ना हो या फैक्ट्री के वो बाजार से जोड़ना हो। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखें? परिवहन के प्रकार बड़ा अच्छा है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। उस वक्त हमने केवल नाम ही पढ़े थे, लेकिन अब यहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इतना सा डिफरेंस है बेटा, वहां नाम पढ़ा, अब यहां पर हम पढ़ेंगे। वहां व्यापार पढ़ा था ना आपने, इसका अगला चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो चीज को, दिमाग को क्लियर करके चलें कि हमने तृतीयक व्यवसाय पढ़ा, चतुर्थक व्यवसाय पढ़ा, और तृतीयक व्यवसाय के अंदर जो परिवहन था उसके अलग चैप्टर दे दिया गया संचार के लिए, और अब व्यापार था उसके लिए अलग चैप्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है ना।
तो थोड़ी क्लियरिटी रखनी दिमाग में। स्थल परिवहन, पहला ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमावर्ती सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। 2023 में प्रश्न आया था कि स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है ना, उसकी सड़कों के हिसाब से। तो ये सड़कें हैं, जल है आंतरिक जलमार्ग, महासागर जलमार्ग, वायु है अंतर महाद्वीप है, एक ही महाद्वीप में उड़ाने हुए और एक महाद्वीप है, और एक पाइपलाइन। अब देखिए शुरू करते हैं हम स्थल परिवहन से। देखिए सड़क परिवहन की बात करें तो बेटा आप खुद जानते हैं कि शुरुआत के अंदर चाहे साधन अगर ढोना हो, मनुष्य साधन लेकर जा रहा हो, या चाहे पशुओं के साथ साधन लेकर जा रहा हो, तो सड़कों का यूज किया था कच्ची या पक्की सड़कों का। लेकिन जब पहिए का आविष्कार होता है, भाप का इंजन आविष्कार होता है, तब ये मान लीजिए कि उसके बाद सड़क परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। छोटी दूरी तय करनी हो तो सड़क परिवहन अच्छा है, घर से घर जाना हो किसी के तो सड़क परिवहन अच्छा है। आप ऐसा नहीं घर जाने और हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, सड़क परिवहन यूज करेंगे। विकसित देशों में सड़क की गुणवत्ता अच्छी होती है। विश्व की सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहां है? उत्तरी अमेरिका में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। रेल घनत्व की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर आप यूरोप कर दीजिएगा। अच्छा, ग्रामीण सड़कें क्या होती है? ये कच्ची पक्की सड़कें होती है जो गांवों को तहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय से जोड़ती है, और पूरी सड़कों के जाल का, भारत की सड़कों के जाल का 80% लंबाई होती है। अच्छा, राज्य राजमार्ग क्या होते हैं? ये तहसील जिला मुख्यालय को, आपका कोई तहसील है ना, जिला मुख्यालय, उसको राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? ये राज्यों की राजधानी या बड़े महानगरों को देश की राजधानी से जोड़ते हैं। इसमें और मैं लिखता हूं, ये यहां पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकरण के अंतर्गत बनते हैं। इसका उद्देश्य एक और होता है, सामरिक महत्व का। अगर युद्ध के हिसाब से अगर सेना ले जानी हो या हथियार ले जाने हो तो आप इन्हीं का यूज करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का यूज करते हैं। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती सड़कें क्या होती है? आपने जब भारत का नक्शा देखा होगा तो पाकिस्तान के सारे, चीन के सारे, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सारे जो सड़कों का निर्माण होता है उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर और उत्तर की तरफ जो सीमा, जो सड़कें बनती हैं, इन सीमाओं की सड़कों का रखरखाव या निर्माण कार्य कौन करता है? बीआरओ करता है, जिसको सीमा सड़क संगठन कहते हैं। स्थापना हुई 7 मई 1960 में। इसका कार्य क्या है बीआरओ का? सड़कों का निर्माण करना। कहां पर? सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना, और बर्फ हटाने का काम भी ये करता है। इसने संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है, जिसको हम कहते हैं उमलिंगला का निर्माण किया लद्दाख के अंदर, है ना, 2020 के अंदर। ठीक है जी। अगला आता है केंद्र सरकार द्वारा बनाई सड़क योजनाएं महामार्ग। तो पहला आएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बिल्कुल आसान है। देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। एक ऐसा नक्शा बनाइए, ये दिल्ली हो गई, ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 5846 किलोमीटर की लंबाई है। ये पीएम अटल जी के द्वारा योजना तैयार की गई थी। 1999 में योजना बनी थी, 2001 में काम शुरू हुआ था, 2012 में ये बनकर पूरी हो गई थी, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत एक बनती है NHAI, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है, और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के अंतर्गत बनाया गया है। अगर हम इसको नक्शे में देखें तो नक्शे में ये रहा दिल्ली, ये रहा आपका मुंबई, ये रहा आपका चेन्नई, और ये रहा कोलकाता। ये काफी बार करा चुका हूं। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। ये जाता है आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पोरबंदर आपके गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। अगर हम इसको यहां पर देखें तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, समय है तो आपके यहां पर आपके श्रीनगर से कहां जा रहा है? आपके ये जा रहा है आपके कन्याकुमारी तक, और पोरबंदर गुजरात से जा रहा है आपके सिलचर असम तक। और जहां पर कटता है ना उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये होता है झांसी। ये कहां पर कट रहा है? ये झांसी पर कट रहा है ना, झांसी यूपी में कट रहा है। ठीक है जी, तो ये आपने इसमें पढ़ लिया। अच्छा, आगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय सड़कें, ये बड़ी बेहतरीन आ गई है, यहीं से तो मजा आएगा पढ़ने में। महामार्ग क्या होते हैं? जहां पर लंबी दूरी को तय करने वाले मार्ग होते हैं, जहां पर बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े नगर जुड़े होते हैं, उनको महामार्ग कहते हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और बंदरगाह से जुड़े हुए होते हैं ना। अमेरिका में उच्च घनत्व है महामार्गों का। अब पहला है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ये कहां से कहां तक जाता है? थोड़ा सा हम यहां पर बात करें, मैं नक्शे में बताया था आपको। ये जाता है वैंकूवर से। वैंकूवर कहां पर है आपका? यहां पर है वैंकूवर, यहां पर है, यहां पर आपका वैंकूवर है। और यहां न्यूफाउंडलैंड पे एक जगह है, उसका नाम है सेंट जोन्स। क्या नाम है? सेंट जोन्स। तो वैंकूवर को जोड़ता है सेंट जोन्स से। फिर एक आता है अलास्का महामार्ग, जो यहां पर अलास्का में एंकोरेज है, एंकोरेज को जोड़ता है एडमंटन से, वो भी कनाडा के अंदर है। ठीक है, हम ये क्या पढ़ रहे हैं? सड़क मार्ग पढ़ रहे हैं जी, सड़क मार्ग पढ़ रहे हैं। फिर यहां पर आता है ऑस्ट्रेलिया में, जो बिरदुम को जोड़ता है, बिरदुम को एलिस स्प्रिंग और उनादत्ता तक जोड़ता है। बिरदुम,
एलिस स्प्रिंग और उनादता तक जोड़ता है। एक आता है आपके क्रिस क्रॉस सड़क मार्ग में, सारे के साथ करवा रहा हूं आपको मैं, वो जोड़ता है बीजिंग को संगाई से, और यहां पर एक आता है शांसो जो एक क्रिस क्रॉस करता है, इस तरीके से यहां पर जोड़ता है। इसके अलावा आता है आपके अफ्रीका में जो जोड़ता है आपके अल्जीयर से केपटाउन तक कोनार्की से होता हुआ यहां पर जोड़ता है। तो ये आपके सड़क मार्ग हो गए। अब देखिए आपने ट्रांस कैरेबियन महामार्ग पढ़ लिया, ब्रिटिश कोलंबिया के न्यूफाउंडलैंड तक जाता है, सेंट जोन्स तक। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा देखिए आप, हम इसमें देखते हैं यहां पर अलास्का महामार्ग एलास्को एंकोरेज से जाता है एडमंटन तक, ये भी हमने देख लिया है। फिर स्टुअर्ट महामार्ग ये बिरदुम से उनादता जाता है, ये भी आपने देख लिया है। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग ये मास्को से जाता है व्लादिवोस्टॉक तक। ये अभी तक रेल मार्ग की बात नहीं हो रही है, सड़क मार्ग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। क्रिस क्रॉस महामार्ग ये बीजिंग से संघाई हो जाता है, ग्वांगजाओ और शांसो से होता हुआ, इसमें बीजिंग और संघाई याद करना है। और फिर आपका अफ्रीका महामार्ग जो बताया मैंने, अल्जीरिया की राजधानी से केपटाउन तक जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं रेल मार्ग। ये बहुत जरूरी है बेटा, वहां तक तो जरूरी नहीं था, यहां जरूरी है। रेल मार्ग लंबी दूरी तक भारी वस्तु को यात्राओं का परिवहन किया जाता है। रेल लाइन की चौड़ाई के आधार पर देखिए, बड़ी लाइन, मानक लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। बड़ी लाइन 1.5 मीटर से अधिक, मानक लाइन 1.44 मीटर जो ब्रिटेन में ज्यादा प्रसिद्ध है, ब्रिटेन में ज्यादा चलती है। मीटर लाइन 1 मीटर की, और छोटी लाइन होती है जिसको नैरो गेज कहते हैं, 0.74 मीटर पर्यटन क्षेत्र में होती है, और ये पर्यटन क्षेत्र के ज्यादा अनुकूल होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा रिकेप कर सकते हैं। वैसे सड़क मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रेल मार्ग को आप ध्यान से सुनिएगा। विश्व का सबसे सघन रेल तंत्र यूरोप में, देश की बात करें तो बेल्जियम में। विश्व की प्रथम रेल लाइन 1825 में स्कॉटलैंड से डॉलिंगटन के मध्य इंग्लैंड में। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर है। अच्छा जी, आगे देखिए आप, आगे 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 हम देखते हैं इसमें विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। पहला है पार महाद्वीपीय। देखिए, पार महाद्वीपीय का मतलब होता है कि जो एक महाद्वीप के छोर से दूसरे महाद्वीप के छोर तक आए। तो आप देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से, आपको नक्शा किताब में भी ऐसे बनाना है, सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, ओमस्क, अंगास, टुला, चिता, व्लादिवोस्टॉक प्रशांत महासागर में 9322 किलोमीटर लंबा है। अगला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो वैंकूवर से जाता है आपके हैलिफैक्स तक। इसका निर्माण 1886 में एक संधि के द्वारा किया गया था। इसके बारे में मैं नक्शे में बात करूंगा, एक बार देख लीजिए। कैनेडियन नेशनल मार्ग ये प्रिंस रूपर्ट से जाता है विनिपेग तक, गेहूं और कोयले का परिवहन करता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्ग जो न्यूयॉर्क से जाते हैं पिट्सबर्ग, शिकागो गेरी, सेंट पॉल नगर, सिएटल, फिर ये वापस जाता है, ये उत्तरी हो गया। फिर मध्य में आएंगे न्यूयॉर्क से आपके पिट्सबर्ग, शिकागो गेरी, ओमाहा, सेंट लॉक सिटी से सैन फ्रांसिस्को। और दक्षिणी महाद्वीपीय हो गया न्यूयॉर्क से सीधा न्यू ऑर्लियंस और फिर लॉस एंजल्स तक ये मार्ग जाता है। ठीक है, इसको हम एक आता है ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो जाता है पर्थ से कुलगाड़ी, कालगुडी, पोर्ट अगस्ता, ब्रोकन हिल्स, कैनबरा और सिडनी। ये हम कर चुके हैं बेटा। ठीक है, और एक जाता है बिरदुम से एलिस स्प्रिंग और एडिलेड तक जाता है। इसमें एडिलेड आपको मैंने दिखाया नहीं था, वो एक बार मैं बताना चाहूंगा। अब आप बोलेंगे सर इसको एक साथ एक बार बता दीजिए ना आप उस पे, तो लीजिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, पहला लेते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां से आता है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए। यहां मास्को से आता है आपका, यहां से अब आपके चलते हैं पूरे जो नगर चल रहे हैं आपके, जैसे मान लीजिए कजान चल गया, कजान से चल गया फिर आपके ओमस्क हो गया, अंगार्स हो गया, तुला हो गया, चिता हो गया, चिता के बाद में इटुस्क हो गया, इटुस्क के बाद में क्या आ गया आपका व्लादिवोस्टॉक हो गया। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9322 किलोमीटर है, और ये आपके गेहूं या आपके खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरा हमने पढ़ा कनाडा के अंदर, जो आपके पास में आता है कनाडा के अंदर, सुन लीजिएगा। कनाडा में आता है वैंकूवर से आपके आता है यहाँ पर कैलगरी से आता है विनिपेग से आता है ओटावा से आता है मॉन्ट्रियल से क्यूबेक, और क्यूबेक से आता है हैलिफैक्स। ये मैं करा चुका हूं आपको। फिर एक आता है आपके पास में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, एक प्रिंस रूपर्ट है, उसको छोड़ दीजिए आप विनिपेग तक का। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहां पर आपके न्यूयॉर्क से चलता है सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है शिकागो से चलता है सेंट पॉल से चलता है सिएटल। ये हो गया उत्तरी। फिर वापस चलता है कि न्यूयॉर्क से चलता है पिट्सबर्ग से शिकागो, और शिकागो से चलता है ओमाहा से चलता है ये सॉल्ट लेक सिटी, और फिर चलता है ये सैन फ्रांसिस्को। बेटा थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, जल्दी बहुत जरूरी है,
आप चीजों को समझिए, आप इस चीज में आपको करा चुका हूं। फिर एक वापस चलता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से चलता है सीधा न्यू ऑरलियंस और फिर चलता है ये आपके लॉस एंजल्स। तो ये आपका अमेरिका का हो गया। देखिए एक एक पढ़ रहे हैं, आपने यूरोप एशिया का पढ़ लिया, ठीक है जी। आपने कनाडा का पढ़ा दिया सर, रेल मार्ग की बात कर रहे हैं, सड़क मार्ग ज्यादा मोस्ट नहीं है इसके अंदर। तो ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग से जो जंग का कटोरा है हमारे शिकागो, शिकागो से आपका सेल्ट पार्ट नगर, फिर आपका सिएटल, फिर ये वापस न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, शिकागो, इसे ओमाहा, सेंट लॉक सिटी, फिर सैन फ्रांसिस्को, और न्यूयॉर्क से न्यू ऑरलियंस और फिर आपका लॉस एंजल्स। ठीक है जी, ये आपने करा दिया सर। अब यहां आ जाइए, देखिए ये पर्थ है, पर्थ आपको बताया था, ये कालगुडली है, ये कुलगाडी है, ये आपका पोर्ट अगस्ता है, ये ब्रोकन हिल्स है और ये सिडनी है। यहां पर कैनबरा है, यहां पर आपके मेलबोर्न है और यहां पर एडिलेड है। आपको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं बेटा, यहां पर एडिलेड है, मैं कराना भूल गया था, आप ध्यान रखिएगा। और ये बिल्डिंग से एलिस स्प्रिंग होते हुए यहां तक यहां पर आता है। ठीक है, तो ये आपके रेल मार्ग आपके लगभग हो गए हैं। अब आता है हमारा ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, तो इसको यहां पर देखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लंदन जो आपके इंग्लैंड की राजधानी है, राजधानी को जोड़ता है, पेरिस को फ्रांस से, पेरिस को कहां जोड़ रहा है ये, फ्रांस से, म्यूनिक जर्मनी, वियना ऑस्ट्रिया, बुडापेस्ट हंगरी, बेलग्रेड सर्बिया, इस्तांबुल को टर्की से जोड़ता है। लंदन से इस्तांबुल टर्की तक जाने का जो मार्ग, समुद्री मार्ग था, जो 10 दिन का था, उसको मात्र 96 घंटे कर दिया गया है ना। और प्रस्तावित है इसको इस्तांबुल को कहां ले जाने का, बैंकॉक ले जाने का, यानी ईरान, पाक, भारत और बांग्लादेश तक इसको ले जाने की एक योजना प्रस्तावित है। अगर आप इसको नक्शे में देखेंगे तो आप इसको यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर है, आपके लंदन से चल रहा है, लंदन से आपके यहां पर चलता हुआ कहां जा रहा है, इस्तांबुल तक जा रहा है, और आगे तक इसको है कि इराक, ईरान, पाकिस्तान से कहां ले जाने की योजना है, बैंकॉक तक इसके ले जाने की इसकी योजना है। आपको उसको यहां से समझ में आएगा, यहां से लेकर कहां ले जाने की योजना है, बैंकॉक तक ले जाने की योजना है। ठीक है, अफ्रीका का कहां जा रहा है, काहिरा, काहिरा से कहां जा रहा है, काहिरा से जा रहा है ये सूडान, सूडान से कांगो के जंगल है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर जोहान्सबर्ग, किम्बरले, केपटाउन, ये आपके पास में केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा है जी, ये केप काहिरा रेल मार्ग है सर। इसको भी नक्शे में बताइए ना एक बार, लीजिए बेटा बता देता हूं। यहां पर आपका काहिरा है, यहां पर आपका काहिरा है, काहिरा से फिर सूडान है, सूडान से फिर कांगो के जंगल आ गए, फिर ये जिम्बाब्वे आ गए। तो देखिए जिम्बाब्वे से आता है आपके दक्षिण में केपटाउन तक आता है, यहां पर जोहान्सबर्ग है, यहां पर किम्बरले है, यहां पर केपटाउन है। और भी बता देता हूं, यहाँ प्रिटोरिया इसकी राजधानी है, यहां पर पोर्ट एलिजाबेथ है, और यहां पर आपका डरबन है। ठीक है ना, ये आपका केप काहिरा रेल मार्ग हो गया, जो मध्य के अंदर अभी तक बना हुआ नहीं है, 14,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको सारे करा दिए, नक्शे के हिसाब से मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद में आपके पास में और है अफ्रीका के, जो है वेंगुएला रेल मार्ग है। वेंगुएला रेल मार्ग क्या है, ये आपके अंगोला से कटंगा जाता है, तंजानिया रेल मार्ग है, जाम्बिया पेटी का है। दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन से प्रिटोरिया, जो देश दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, ब्लू ट्रेन जाती है, और 40,000 किलोमीटर में से दक्षिण अफ्रीका के अंदर 18,000 किलोमीटर है, यानी अफ्रीका का 40,000 किलोमीटर का रेल मार्ग है, जिसमें अकेला अफ्रीका में कितना है, 18,000 किलोमीटर रेल मार्ग है भैया। क्यों, हीरा के कारण, चांदी के कारण, इन सब के कारण। अच्छा, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपीय रेल मार्ग सुनिए, उसेन प्लाटा से ब्यूनस आयर्स और वॉल्पराइजो, 2 स्थानों पर सघन है। अर्जेंटीना का पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र पर, यहां पर ज्यादा इसको यहां पर कच्चा माल मिल जाता है। अच्छा, अब है सर्वाधिक विस्तारित रेल मार्ग की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में है। घनत्व की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वाधिक विस्तारित रेल तंत्र की बात कर रहा हूं, और विश्व के कुल रेल मार्ग का 40% भाग रखता है। यात्रियों की अपेक्षा यहां पर अनाज, इमारती लकड़ी व मशीनरी का इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए जल परिवहन, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, मैं इसका इंतजार भी कर रहा था। सबसे सस्ता साधन है जी, भारी माल के लिए उपयुक्त है। ये आ जाता है कि जल परिवहन क्यों काम लेते हैं, रख रखाव व मार्गों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, कोई सड़क बनानी नहीं पड़ती है, पानी में घर्षण नहीं है, तो ऊर्जा खपत कम है। आंतरिक जलमार्ग होते हैं और समुद्री होते हैं। आंतरिक नदियों, झीलों, नहरों के द्वारा किया जाता है, और समुद्री जलमार्ग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भारी सामान ले जाने के लिए किया जाता है। अब देखिए हमारे कुछ समुद्री मार्ग हैं, लेकिन मैं इसको एक साथ नक्शे में कराऊंगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जो समुद्री मार्ग है, आप इसको यहां पर देखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कहां पर होगा, विश्व के विकसित क्षेत्र में होगा जी। और विकसित क्षेत्र कहां पर है सर, आपके मतलब अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, यहां पर जो है उसको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कहते हैं। दो विकसित क्षेत्रों के मध्य है, इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। ये 25% व्यापार को करता है ना, और ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है।
ठीक है, समझ गए आप। दूसरा समुद्री मार्ग है उत्तम आशांतरीप, जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों को पश्चिमी अफ्रीकी देशों से उत्तम आशांतरीप से जोड़ता हुआ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जाता है। आई रिपीट, जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों को पश्चिमी अफ्रीका से जोड़ता हुआ उत्तम आशांतरीप से ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया में जाता है, ठीक है ना। और यहां पर इसके ये जो जलमार्ग है, ये क्या था, स्वेज नहर के निर्माण के बाद में ये आपके यहां पर लिवरपूल इंग्लैंड में और कोलंबो इसके बीच में ये क्या है 6400 किलोमीटर छोटा हो गया था जब यहां से जाने लगा। तो अभी हम उत्तम आशांतरीप की बात करते हैं। दूसरा है आपका भूमध्य सागरी हिंद महासागरीय जलमार्ग। वो कौन सा है, वो ये है कि लोग जो आपके अमेरिकन लोग हैं वो जिब्राल्टर, यूरोपीय जो लोग हैं माफ कीजिएगा, जिब्राल्टर जनसंधि से उत्तरी अटलांटिक मार्ग से जिब्राल्टर जनसंधि से भूमध्य सागर प्रवेश किया और स्वेज नहर के से लाल सागर और हिंद महासागर में प्रवेश किया है। तो ये मार्ग जो है वो भूमध्य सागरी हिंद महासागरीय जलमार्ग है। यह जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक से जिब्राल्टर जनसंधि से भूमध्य सागर से होता हुआ लाल सागर व हिंद महासागर को जाता है, वह एशिया और यूरोप को, एशिया व ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग है और ये 75% जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके मुख्य पतन आप अदन कर सकते हैं, अदन के साथ मुंबई कर सकते हैं, चेन्नई कर सकते हैं, कोलंबो कर सकते हैं, ये आप चीजें कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला है दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये कहां से आएगा, ये आपके रियो डी जेनेरो से आएगा, रियो डी जेनेरो से। और फिर यहां पर आपके रियो डी जेनेरो आपके मतलब दक्षिण अमेरिका के कुछ देश, पश्चिमी अफ्रीका और इनको सेवाएं देते कहां चल जाता है, एशिया और आपके वही ऑस्ट्रेलिया चल जाता है। यहाँ के प्रमुख पतन कौन है, रियो डी जेनेरो है, सेंटोस है ना, मोंटेविडियो है, ब्यूनस आयर्स है। एक इसमें यह चीज हो रहा है कि रियो डी जेनेरो केपटाउन के मध्य व्यापार नहीं होता है। दोनों पास पास में व्यापार क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों के पास में प्राकृतिक संसाधन क्या है, बिल्कुल समान है। और जब प्राकृतिक संसाधन समान होंगे तो व्यापार कैसे होगा बेटा, एक ये चीज होगी। अगला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में दो है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी प्रशांत महासागर जाता है आपके अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ता है सीधा जापान की योकोहामा से, समझ रहे हैं ना, और बीच में पड़ता है होनोलुलु, है ना, आपके अमेरिका के जो आपके पश्चिमी तट को जोड़ता है आपके जापान से। और दूसरा है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये क्या करता है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप को पनामा नहर के द्वारा जोड़ता है और पनामा नहर के द्वारा सेवा देते हुए कहां आता है, ऑस्ट्रेलिया और आपके एशिया में आता है। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है बेटा। तो ये आपका पूरा समुद्री मार्ग हो गया है। ये कौन सा हो गया है, पूरा समुद्री मार्ग हो गया है। अब हम चलेंगे इसके अंदर आगे, हम देखते हैं समुद्री मार्ग के बाद में। देखिए आप, आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो गया, आपका उत्तम आशांतरीप मैंने कर लिया आपको, ठीक है, यहां पर, और आपका भूमध्य सागरी कर लिया, पोर्ट सईद, पोर्ट सुएज, अदन यहाँ के आपके इसके बंदरगाह है। आपके दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग कर लिया है मैंने, ठीक है जी। आपके खाड़ी कैरिबियन, हाँ ये बच गया, खाड़ी कैरिबियन जलमार्ग। ये कैरिबियन सागर से, आप ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका के ऊपर कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर को जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी से और युकाटन जलसंधि से मार्ग जाता है। प्रशांत महासागर का उत्तरी वाला भी कर लिया, जो वैंकूवर को योकोहामा से जोड़ता है, मार्ग पतन बीच में होनोलुलु पड़ता है, ठीक है। और एक पड़ गया आपका, इसकी बंदरगाह है सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, योकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, ये सब करा चुका हूं, मनीला और सिंगापुर, ये आपको नक्शे में करा चुका हूं। दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश को जोड़ता है पनामा नहर के द्वारा, ये भी हम चीजें कर चुके हैं। नेक्स्ट आंतरिक जलमार्ग। देखिए आंतरिक जलमार्ग में बात करें, यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, तो यूरोप है, यूरोप में एक तो होता है उत्तरी सागर, यहां पर 3 नदी गिरती है, राइन, सीन, पो, ऐसे नक्शा बनाना है। आपके भूमध्य सागर में गिरती है टाइबर नदी, और एडिटक सागर में गिरती है पो, और काला सागर में गिरती है निपर, निस्टर और डेन्यूब, निपर, निस्टर, डेन्यूब, और वोल्गा गिरती है कैस्पियन सागर में, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। निपर, निस्टर, डेन्यूब कहां गिरती है, काला सागर में गिरती है। आगे देखिए राइन जलमार्ग। देखिए विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग कौन है, राइन जलमार्ग है। और ये क्या होती है, नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है और सीमा बनाती है स्विट्जरलैंड की ऑस्ट्रिया से, स्विट्जरलैंड की जर्मनी से, जर्मनी की फ्रांस से, और फिर नीदरलैंड में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। ये आप नक्शे में समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रही है, और ये कहां गिर रही है, उत्तरी सागर में गिर रही है। ये स्विट्जरलैंड के आपके रोटरडम से लेकर आपके यहां पर नीदरलैंड के रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल, माफ कीजिएगा बेसल, यहां पर ही नौकायान हो गया है। विश्व की सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है, और यहां पर इसके पास में यहां पर रूहर कोयला क्षेत्र भी है, जो कहां पर है, जर्मनी में है, ठीक है जी। आगे है उत्तरी आपके आंतरिक जलमार्ग। देखिए आप, महान झील क्षेत्र में अगर अमेरिका की बात करें, मिसौरी, मिसिसिपी, मैकेंजी। एशिया के अंदर बात करें तो चीन का हांगवो, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र, म्यांमार का इरावदी, ठीक है जी। दक्षिण अमेरिका के अंदर बात करें तो अमेजन है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है,
और पराना, पराग्वे और पलाटा है। पराना, पराग्वे, पलाटा है। अगर हम अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग की बात करें, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी अमेजन अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। नाइजर, कांगो। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग मर्रे और डार्लिंग। ठीक है जी, ये हमने कर लिए। अब नौ परिवहन नहरें आती है। स्वेज नहर कई बार कर चुका हूं मैं। 1869 में बनी थी, मिस्र में पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज के मध्य थी। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनैंड डी लेस्सर ने बनाया था। यूरोप को हिंद महासागर में नया मार्ग प्रदान करती है। यूरोप को अभी मैं बताऊंगा नक्शे में। 162 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है। 1956 में मिस्र का अधिकार था और विश्व के सबसे लंबे समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग को जल मार्ग प्रदान करती है। विश्व के सबसे लंबे समुद्री मार्ग को। ठीक है। पनामा नहर 1914 में बनी है। अमेरिका के 85 वर्ष के शासन के बाद सन 2000 में पनामा को दे दी गई है। पनामा व कोलोन नगर से 8 किलोमीटर भूमि ली गई थी और वहां पर यूएसए के द्वारा बनाया गया था। 3 लोक्स हैं। गोटन लोक्स, ये कहां पर है? ये आपके है अटलांटिक तट पर है। पेट्रोमिक्स लोक्स, ये कहां पर है? पनामा शहर में है। और मीरा लोक्स, ये प्रशांत महासागर में। अगर हम इसको नक्शे में देखें तो नक्शे तक हम पहुंचते हैं और आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाएंगे। पर अगर हम बात कर रहे हैं स्वेज की, तो स्वेज भैया ये है सर, इसकी बात की थी स्वेज की। मैंने बताया ये यूरोप को क्या कर रही है? हिंद महासागर में नया मार्ग प्रदान कर रही है। विश्व के सबसे लंबे समुद्री मार्ग को जल प्रदान कर रही है ना। फिर पनामा नहर करी, ये क्या करती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आपको बता दिया मैंने आपको। और यहां पर क्या कर दिया मैंने आपको? यहां पर ये क्या करती है? सैन फ्रांसिस्को, सॉरी न्यूयॉर्क है और सैन फ्रांसिस्को है, उसके मध्य 13,000 किलोमीटर दूरी को भी ये कम कर रही है। स्थितियों का आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारे पास में है वायु परिवहन। अब आपको वायु की सैर करा देते हैं बेटा। वायु परिवहन थोड़ा चैप्टर लंबा है बेटा, इसको करना भी पड़ेगा। वायु परिवहन सबसे तीव्रतम महंगा साधन है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुस्पष्ट पेटी है। क्योंकि देखो उत्तरी अमेरिका सर्वविकसित है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप ये भी विकसित है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, सुस्पष्ट पेटी है। संसार के वायुमार्ग चल रहे हैं तो देखिए आप, अंतः महाद्वीपीय वायुमार्ग। अगर सबसे लंबे वायुमार्ग की बात करें, अब ये बोल रहा है कि मैं न्यूयॉर्क से चलूंगा, मैं लंदन चलूंगा, लंदन से फ्रांस चलूंगा, फ्रांस से फिर रोम चलूंगा, पेरिस, फिर रोम से कहां चलूंगा मैं? इटली आ गया, इटली के बाद में काहिरा आ रहा है, काहिरा के बाद में कहां आ रहा है? ये आपके दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से मुंबई आ रहा है, फिर आपके कोलकाता आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये मार्ग चल रहा है पूरा आपका। ये मार्ग कहां चल रहा है? पूरा इस तरीके से चल रहा है। देखिए आप, ये आपके न्यूयॉर्क चल रहा है, न्यूयॉर्क से इधर आए लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम। नक्शे में देखिए काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग और फिर टोक्यो, है ना। फिर ये उल्टा चल रहा है, पर्थ, एडिलेड, सिडनी, होनोलुलु, सैन फ्रांसिस्को, फिर वापस पुनः आपके न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है। ये विश्व का सबसे लंबा मार्ग है। महाद्वीपीय वायु मार्ग क्या होता है? जो एक महाद्वीप में चलते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल, ठीक है ना, एक ही महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका के अंदर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो, ये एशिया में। देश अलग अलग हो गए, महाद्वीप एक है। राष्ट्रीय वायु मार्ग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये एक ही देश में होते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रीय वायु मार्ग एक ही देश में होते हैं, जबकि महाद्वीपीय वायु मार्ग अलग अलग देश हो सकते हैं, लेकिन महाद्वीप एक होता है। प्रादेशिक वायु मार्ग क्या होते हैं? यानी ये प्रादेशिक वायु मार्ग वो मार्ग होते हैं जो छोटी छोटी दूरियों के लिए, समय की बचत के लिए बनाए जाते हैं, प्रादेशिक वायु मार्ग। और अगर हम बात करें बेटा, जो वायु मार्ग जो है वो विकसित देशों की विशेषता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए होता है, एयरपोर्ट के लिए खर्चा ज्यादा चाहिए होता है। और आप अफ्रीका की बात कर लें, दक्षिण अमेरिका की बात कर लें, ऐसी जगह पर वायु मार्ग विकसित नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी भी जनसंख्या भी कम है और अर्थव्यवस्था भी न्यून है, इसलिए अफ्रीका जैसे देशों के अंदर वायुयान कम है। अब पाइपलाइन परिवहन में आते हैं। पेट्रोल, प्राकृतिक गैसों का परिवहन होता है। बिग इंच पाइपलाइन, ये मैक्सिको की खाड़ी के अंदर है, मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी कहां है? आपको पता ही है। मैक्सिको की खाड़ी की बात, ये देखिए मैक्सिको खाड़ी आपकी ये रही। तो ये मैक्सिको की खाड़ी के पास में यहां पर ये मैक्सिको को और यहां पर दक्षिण अमेरिकी देशों को यहां पर पेट्रोल उपलब्ध कराती है। फिर दूसरी है आपकी कॉमकेन। कॉमकेन क्या होती है? जो यूराल पर्वत है और वोल्गा नदी है, इसके सहारे यहां पर पूर्वी जो आपके रूस है, इसको पेट्रोल उपलब्ध कराती है। और फिर एक आता है आपके, ये कॉमकेन हो गई, और फिर एक इसके बाद में आता है बिग इंच, फिर आ गया कॉमकेन आ गया, और एक आता है आपकी फारसी खाड़ी के अंदर है, फारसी खाड़ी में जो सिडान नगर को पेट्रोल उपलब्ध करवाती है ना, सिडान नगर को पेट्रोल उपलब्ध करवाती है। और आपके पास में ये आपकी विश्व की पाइपलाइन हो गई, उसको टेप पाइपलाइन कहते हैं। इसका नाम है टेप पाइपलाइन है इसका, जो क्या करती है? फारसी खाड़ी को सिडान नगर मिस्र से कराती है। कॉमकेन पाइपलाइन वोल्गा पर्वत को नदी के मुहाने से पेट्रोल उपलब्ध कराती है। और बिग इंच पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी के अंदर है,
ठीक है। अच्छा, अब भारत की ताप्ती पाइपलाइन, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन के अंदर बनने वाली है ये पाइपलाइन। ये है हजीरा। हजीरा, हजीरा कहां है? गुजरात में। बी फॉर विजयपुर, जगदीशपुर यूपी मध्य प्रदेश में। जगदीशपुर कहां है? यूपी। और यूपी कहां पर? जगदीशपुर यूपी के अंदर। और ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गैल के नियंत्रण में कार्य करती है। ओआईएल, ओएल इंडिया लिमिटेड, ये बरौनी बिहार से लेकर नहर कटिया असम पे जारी है। एशिया की प्रथम देश पारी पाइपलाइन है, प्रथम देश पारी पाइपलाइन है। और एचबीजे प्रथम भारत की सबसे बड़ी गैस की पाइपलाइन है। सलाया गुजरात से मथुरा यूपी तक भी ये पाइपलाइन जा रही है। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नक्शे के हिसाब से बताने की कोशिश करी, कम समय में इसको करने की कोशिश करिए। अब करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर। तो लीजिए बेटा, अब अंतिम चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आज का अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमने परिवहन संचार पढ़ लिया। मैंने आपसे कहा था कि हम तृतीयक व्यवसाय का अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही पढ़ेंगे। देखिए व्यापार क्या होता है? व्यापार का मतलब होता है जब कोई दो क्षेत्र है या कोई दो देश है वो निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। कोई दो देश है वो निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं निश्चित नियमों के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, जब दो देश होते हैं वो जिसके अंदर स्वेच्छा से निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं निश्चित नियमों के साथ में, उसको व्यापार कहते हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब जब दो देश या कोई देश होता है अपनी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के पार, यानी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर की ओर, है ना, जब राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों के साथ में आदान प्रदान करता है, खरीदता है, बेचता है, तो उससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? जब कोई देश राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, है ना, जब कोई दो देश राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, खरीदते बेचते वस्तुओं को, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब इसमें आता है राष्ट्रीय व्यापार, तो इसके अंदर होगा जब कोई देश राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही, यानी अपनी सीमाओं के भीतर ही निश्चित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब व्यापार का स्वरूप क्या है? देखिए बेटा, व्यापार का स्वरूप की बात करें तो आप समझिए प्रारंभ में व्यापार का स्वरूप क्या था। प्रारंभ में व्यापार के स्वरूप की बात करें तो उस वक्त व्यापार मतलब लंबी दूरी तक नहीं होता था, क्योंकि परिवहन के साधन नहीं थे, छोटी दूरी तक होता था। व्यापार के अंदर सुरक्षा नहीं थी, है ना, मतलब जैसे मान लो व्यापारी गए तो उन व्यापारी को लूट लिया गया, इस तरीके से छोटी दूरी तक व्यापार होता था। और जो गरीब होते थे ना, गरीब लोग, वो केवल मूलभूत आवश्यकताओं का व्यापार करते थे, मूलभूत अवस्था का व्यापार करते थे। और जो धनी लोग होते थे वो विलासिता वस्तुओं का व्यापार करते थे। अगर व्यापार के स्वरूप की यहां पर बात करें, व्यापार के स्वरूप की बात करें तो ये मान लीजिए पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय, लेकिन जब धातु की मतलब विकास हुआ, कागज की विकास हुआ, तो फिर मुद्रा विनिमय होने लगा। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय, अभी भी देखते होंगे आप, कोई लोग आगे वो आपसे कुछ वस्तुएं ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में अनाज ले गए और आपको कुछ सामान दे गए, तो वस्तु विनिमय होता था, लेकिन अब मुद्रा विनिमय होता है। ठीक है, व्यापार के अंदर प्राचीन काल के अंदर स्थानीय बाजार तक सीमित था, मूलभूत अवस्था थी। और एक रेशम मार्ग था जो कहां से जाता था? चीन से भारत से होते हुए रेशम यानी इटली के रोम तक जाता था। लेकिन होता क्या है बेटा, जब मध्य एशिया के अंदर से जा रहा है वहां पर जब अरब जब देशों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने उस मार्ग को बंद कर दिया। जब उस मार्ग को बंद कर दिया तो लोग क्या करने लगे, जो उन्होंने क्या किया, जो यूरोपीय देश थे उन्होंने समुद्री मार्ग के द्वारा यूरोप और एशिया के मध्य जाने का एक मार्ग ढूंढा, जिससे उन्होंने कहा कि हम समुद्री मार्ग के द्वारा वहां पर जाएंगे। और समुद्री मार्ग से ढूंढने के कारण वहां पर क्या हुआ, देशों को ढूंढने की होड़ मच गई समुद्री मार्ग के द्वारा, और उससे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। और धीरे धीरे उपनिवेशवाद के अंदर ही दास व्यापार का जन्म हुआ। लोगों को गुलाम बनाया जाने लगा। यही तो व्यापार है। पहले वस्तु का व्यापार हो रहा है, फिर देशों को ढूंढा जा रहा है, उनको गुलाम बनाया जा रहा है, फिर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। दास व्यापार 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में यूएसए में प्रतिबंधित कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के बाद में जो औद्योगिक क्रांति आई, तो यूरोपीय देशों ने क्या किया, जो उपनिवेश क्षेत्र से भारत की बात करें, वहां से कच्चा माल लाते थे, जैसे कपास, तैयार माल अपनी फैक्ट्री बनाते थे और फिर उसको वहां पर बेच देते थे, यानी बाजार मिल जाता था। यानी यूरोपीय राष्ट्रों ने उपनिवेश देशों से व्यापार करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब मतलब आविष्कार हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर मशीनों का, इनका, तो व्यापार औद्योगिक देशों के मध्य ही होने लगा। अब आती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में कब होगा? आप बताइए, आप वस्तु को बाहर कब बेच पाएंगे? जब वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होगी, कीमत कम होगी, तभी तो बेच पाएंगे। ऐसे थोड़ी कि आपने वस्तु का आपने कहा मैं बाहर बेचूंगा और बिक जाएगी, नहीं बिकेगी बेटा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब होता है? जब एक देश वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं की उपलब्धता में विशिष्टीकरण का गुण लाता है, वस्तु उसकी बहुत अच्छी होती है, तभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है।
अच्छा, आगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ। तुलनात्मक लाभ का मतलब अगर दो देश व्यापार कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि उनके मध्य लाभ होना चाहिए दोनों के। ऐसा नहीं कि एक देश ही दूसरे देश को वस्तुएं बेचता रहे, ऐसे तो ये देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो तुलनात्मक लाभ होना चाहिए। पूरकता व हस्तांतरिता। पूरकता का मतलब है कि एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष। अगर वो इधर से वस्तु इसको बेच रहा है तो इधर भी वस्तु जानी चाहिए, इधर मुद्रा इधर आ रही है तो मुद्रा इधर भी आनी चाहिए। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। ठीक है बेटा, थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, फिर भी जल्दी करने के बावजूद चैप्टर लंबा बन रहा है बेटा, तो आप थोड़ा समझिए, धैर्य रखें और चीजों को जल्दी समझने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार, संसाधन विभिन्नता। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था रियो डी जेनेरो और केपटाउन में, कि वहां पर व्यापार नहीं हो रहा है क्योंकि संसाधन समान है। तो संसाधनों में भिन्नता होगी तो व्यापार होगा। धरातली विभिन्नता होगी, यानी यहाँ पर खनिज है, किस प्रकार के खनन है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के संसाधन है, तो व्यापार होगा। जलवायु विभिन्नता होगी तो व्यापार होगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है ना। जैसे जलवायु विभिन्नता में आप देखिए, यूरोपियन कंट्री जो आई थी हमारे पास क्यों आई थी? मसाले लेने तो आई थी। उनके पास शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मसाले लेने के लिए उन्होंने व्यापार किया था। जनसंख्या कारक, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, जितनी विकसित होगी, तो वहां व्यापार का स्वरूप ज्यादा होगा। भारत जैसे वाले देश है वहां पर तो व्यापार क्या होता है? आंतरिक व्यापार ही ज्यादा होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा होता ही नहीं है। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? भारत में होता है, लेकिन चाय का निर्यात नहीं होता है, क्योंकि चाय की खपत कहां हो जाती है? आपके यहीं पर हो जाती है। तो इसलिए अधिक जनसंख्या के अंदर आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम होता है। आर्थिक विकास की व्यवस्था, यानी जो देश जितना ज्यादा विकसित होगा उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार उतना ही ज्यादा होगा, ये भी आप समझते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट विदेशी निवेश की सीमा। आप जानते हैं ये जो छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, वहां पर मान लो बड़े उद्योग लगाने हैं तो वहां पर पूंजी का भाव होता है। तो क्या करते हैं विकसित क्षेत्र, यहां पर पूंजी विदेशी निवेश करते हैं। और विदेशी निवेश करने से क्या होता है? उन लोगों को तो क्या होता है कि वह पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या फायदा होता है? विकसित देशों को, उनको अपना तैयार माल बेचने के लिए बाजार मिल जाता है। और अविकसित देशों को क्या मिलता है? पूंजी मिल जाती है। परिवहन के साधन जितने ज्यादा होंगे, आपको पता है, मैंने बताया प्राचीन काल में स्थानीय क्षेत्र तक ही व्यापार होता था क्योंकि परिवहन के साधन अच्छे नहीं थे। अब परिवहन के साधन ज्यादा अच्छे हो गए हैं तो समुद्र पार के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा व्यापार दूर तक किया जा रहा है ना। ये चीजें भी अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष क्या है? व्यापार का परिमाण, परिमाण में देखते हैं कि व्यापार की कितनी मात्रा है। व्यापार का संयोजन, कि पहले प्राथमिक व्यापार था, द्वितीयक था, अब तृतीयक हो रहा है। व्यापार की दिशा, मैंने बताया कि पहले व्यापार यूरोपियन कंट्री के द्वारा जा रहा था उपनिवेश क्षेत्रों में, अब व्यापार जा रहा है उपनिवेश, जो यूरोपियन कंट्री वो आपस में व्यापार करी, व्यापार की दिशा चेंज हो गई है। व्यापार का संतुलन, ये बहुत मोस्ट है। व्यापार का संतुलन का मतलब होता है कि अगर किसी भी देश के अंदर आयात व निर्यात के आधार पर व्यापार का संतुलन देखा जाता है। यदि आयात ज्यादा होता है, किससे? निर्यात से ज्यादा होता है। आयात का मतलब आप वस्तुएं मंगा रहे हैं तो वहां पर ऋणात्मक भुगतान संतुलन होगा, और अगर निर्यात ज्यादा होगा तो वहां पर धनात्मक होगा। ठीक है ना। आयात के अंदर तो आप सामान मंगा रहे तो जेब से पैसा देना पड़ेगा, तो आपका जो भुगतान संतुलन हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। द्विपार्श्विक व्यापार कुछ भी नहीं है। जब कोई देश होते हैं, दो देश होते हैं, वो स्वेच्छा से निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसे हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। ये जो आदान प्रदान होता है निश्चित नियमों के हिसाब से किया जाता है। और बहुपार्श्विक व्यापार क्या होते हैं? जब कोई एक देश कई देशों के साथ में निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, खरीदता बेचता है, तो उसे बहुवार्षिक व्यापार कहते हैं, बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। इसमें वो देश किसी एक देश को MFN घोषित करता है, यानी मोस्ट फेवरेबल नेशन घोषित करता है, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र उसको घोषित करता है। तो डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगला है मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खोल देना, यानी आपके व्यापारिक कर है या टैक्स है उनको कम कर देना, जिससे पूरे देश, पूरा विश्व क्या बन जाए? एक बाजार बन जाए। वो मुक्त व्यापार के अंदर होता है। लेकिन क्या इसका फायदा है? क्या इसका नुकसान भी सुनिए आप, कि भूमंडलीकरण या मुक्त व्यापार से विकसित देश क्या होते हैं? वो तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना लेते हैं, क्योंकि पूरा विश्व बाजार बन गया, खुल गया, तो वो अपनी वस्तुएं क्या करते हैं? विकसित देशों को बेचते रहते हैं। अब यहां तो वस्तु आ रही है और मुद्रा इधर आती जा रही है, तो इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। दूसरा क्या करता है कि विकसित देश क्या करते हैं? जो डंप की गई वस्तु होती है, सस्ती वस्तुएं होती है ना बेटा, वो भी यहां पर बेच देते हैं, जिससे उनके जो घरेलू उद्योग होते हैं, जो वहां के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो उनके उद्योग धंधे सब चौपट हो जाते हैं, है ना। ये भी एक नुकसान है। एक नुकसान ये भी देखिए, विकसित देश क्या कर रहे हैं? वस्तु तो इधर भेज रहे हैं और सेवा इधर आ रही है, यानी मूल्य इधर आता जा रहा है, तो चौपट हो गया। अब होता है डंप करना क्या कहलाता है? यानी लागत की दृष्टि से नहीं,
बल्कि माफ कीजिएगा, लागत की दृष्टि से नहीं, बल्कि विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तुओं को देशों में बेचना क्या कहलाता है? डंप करना कहलाता है। क्या कहलाता है? डंप करना कहलाता है। अब गेट क्या होता है? देखिए, मैंने बताया कि विकसित देश तो खूब बड़े हो रहे हैं, है ना, आगे अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, और विकासशील देश कमजोर हो रहे हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1948 के अंदर देशों ने संगठन बनाया था, जिसमें विश्व को उच्च अधिक सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक करों से मुक्त करने के लिए 1948 में कुछ देशों का समझौता हुआ, जिसकी विशेषता थी छोटी अर्थव्यवस्था को बचाना। इसको हम गेट कहते हैं। गेट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, यानी सामान्य व्यापार प्रशुल्क समझौता। आई रिपीट, सामान्य ट्रेड यानी व्यापार, टैरिफ यानी प्रशुल्क समझौता। ठीक है। अच्छा, बाद में यही जो समझौता था, इस गेट को ही क्या कर दिया गया? 1995 में क्या बना दिया गया? WTO बना दिया गया। और WTO का मतलब था मुक्त व्यापार करना, निष्पक्ष व्यापार करना, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए WTO बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और 1947 से भारत इसका संस्थापक सदस्य है। WTO के कार्य क्या है? ये बहुत मोस्ट है। देखिए, पहला कार्य क्या है कि जो भी सदस्य राष्ट्र है उनके मध्य व्यापारिक नियम बनाता है कि भाई कितना कर लगेगा, वो क्या करेगा? व्यापारिक कर जो नियम बनाता है। दूसरा क्या कार्य है WTO का? सदस्य राष्ट्र है उनके अगर कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसका निपटारा करता है। तीसरा कार्य क्या है WTO का? ये सदस्य राष्ट्रों को मंच प्रदान करता है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मंच पर आकर बताइए कि क्या समस्या आ रही है आपको। चौथा काम क्या करता है कि जो विश्व के संसाधन है, विश्व के जो संसाधन है, चाहे मृदा हो चाहे वन हो, उनका अनुकूलतम उपयोग निर्धारित करता है। और चौथा काम क्या है कि विश्व की आर्थिक नीति बनाने में, विश्व की आर्थिक नीति बनाने में ये वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद करता है। और छठवां काम क्या है? 6 काम है इसमें। इसकी ये बौद्धिक क्षमता, दूरसंचार और बैंकिंग के कार्य भी संपादित करता है। बौद्धिक क्षमता, दूरसंचार और बैंकिंग के कार्य भी संपादित करता है। ये 6 कार्य आते हैं परीक्षा में, जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब पतन क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है, ये समझिए आप। देखिए, पतन मानव निर्मित होते हैं, काम दोनों के एक ही है, लेकिन ये मानव निर्मित होते हैं। बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, इनमें जल की गहराई कम होती है। मानव निर्मित होते हैं, इनमें जल की गहराई अधिक होती है। इनमें पतन में जहाज आते और जाते हैं, जबकि इनमें जहाज कई दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। बंदरगाह शब्द बनाया फारसी शब्द से, बंद यानी घिरा हुआ, दर यानी दरवाजा, गाह यानी जगह। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है? देखिए, पतन में तो जहाजों को लंबी अवधि के लिए रुकने की व्यापारिक सुविधा होती है, मैंने बताया, बड़े विस्तार में बताया। इनमें गोदाम होते हैं, सड़क और रेल मार्ग के द्वारा ये पश्च प्रदेश की सेवा प्रदान करते हैं। जबकि पोताश्रय कटे फटे समुद्री तट पर स्थित प्राकृतिक स्थल होते हैं, और ये जहाजों समुद्री तूफानों से सुरक्षा व ईंधन के लिए आश्रय लेते हैं। ठीक है ना, ये पोताश्रय होते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम पतन बंदरगाह की विशेषताएं क्या है। दोनों को एक मान ले तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग होते हैं। इन पतनों द्वारा यात्री और माल का व्यापार होता है। इनमें माल लादने, उतारने, भंडार और परिवहन के लिए छोटी नौकाएं होती है। और एक पतन द्वारा निपटाया नौभार पतन के पृष्ठ प्रदेश के विकास को बताता है। अब पृष्ठ प्रदेश क्या होता है आपके दिमाग में आता है? तो पृष्ठ प्रदेश का मतलब यह है कि कोई भी पतन होता है, जैसे मान लीजिए हम बात करें कोलकाता पतन की, तो कोलकाता पतन जितने क्षेत्र तक अपनी सेवा उपलब्ध कराता है वो उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। ये नेपाल को भी कराता है, भूटान को भी कराता है, ठीक है ना, आपके पूर्वी यूपी को भी कराता है। तो जितने क्षेत्र को वो अपनी सेवा उपलब्ध करा रहा है वो पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। पतन के प्रकार किए गए, निपटाए गए नौभार के आधार पर पहला औद्योगिक पतन होते हैं थोक नौभार को, जो थोक नौभार होता है जिसमें आपके अनाज आ गया, चीनी आ गया, उनका व्यापार करते हैं। जबकि आपके आपके इसके अंदर क्या होगा? वाणिज्यिक पतन क्या होते हैं? विनिर्मित वस्तुएं होती हैं या फिर यात्रियों का परिवहन करते हैं। और विस्तृत पतन, इन संसार के जितने बड़े पतन होते हैं वो विस्तृत पतन होते हैं। संसार के जो जितने बड़े पतन होते हैं वो विस्तृत पतन होते हैं। अगला आपके पास में इसमें आएगा, यहां पर देखिए, अवस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? अवस्थिति के आधार पर। यानी जो पतन क्या होते हैं आपके, मान लीजिए ये समुद्र है, समुद्र से अंदर की ओर होते हैं, वो अंतर्देशीय पतन होते हैं और एक नहर के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी ऐसे पतन जो समुद्र तट से अंदर की ओर होते हैं और नहर के द्वारा समुद्र से उसका संबंध होता है, उन्हें अंतर्देशीय पतन कहते हैं। जैसे कोलकाता का हुगली, मानचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए फेमस इंग्लैंड में, मैफिन्स मिसिसिपी नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है, मैनहिम और डुइसबर्ग जर्मनी में राइन नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। बाह्य पतन क्या होते हैं? ये आपके समुद्र तट से, मुख्य पतन से बाहर की ओर होते हैं, जहां पर जहाज नहीं आ पाते हैं, बड़े जहाज, तो यहां पर माल उतार देते हैं और ये फिर बाद में पैतृक पतन को, अपने सामान को पहुंचा देते हैं, है ना। ये बाह्य पतन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रेरिस पतन है एथेंस यूनान के अंदर।
अब कार्यों के आधार पर पतनों का प्रकार, ये बहुत मोस्ट है। तेल पतन, ऐसे पतन जो तेल का भंडारण करते हैं, परिवहन करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे वेनेजुएला का माराकाइबो है, लीबिया का आपका त्रिपोली है। लीबिया का क्या है आपका? त्रिपोली है। ट्यूनीशिया का एस्खीरा है और ईरान का अबादान है। ठीक है जी। आगे देखिए आप मार्ग पतन, विश्राम पतन, नाम से स्पष्ट है विश्राम पतन। ऐसे पतन जो लंबी समुद्री दूर के बीच में बाद में विश्राम का काम करते हैं, वहां रुकते हैं जहाज, अपना ईंधन भराते हैं, भोजन लेते हैं, पीने के लिए पानी लेते हैं, तो ये मध्य विश्राम का काम करते हैं, जैसे होनोलुलु और सिंगापुर। आंतरिक पतन क्या होते हैं? एकत्र पतन होते हैं। यहाँ पर निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं होती है ना, उनको यहाँ पर संग्रहित किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे एशिया का सिंगापुर है, यूरोपीय देशों में रोटरडम है, और बाल्टिक क्षेत्र में कोपनहेगन है। कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, रोटरडम नीदरलैंड का एक बंदरगाह है। तो ये आंतरिक कहलाता है। अगला आपका सुनिए, अगला है नौसेना पतन। ये सामरिक महत्व के होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? जहाजों की मरम्मत की जाती है, नौसेना जहाजों की मरम्मत की जाती है। और यहां पर भारत के दो पतन बताए गए, एक तो कोचीन है केरल का, और एक कारवाड़ है जो आपके कर्नाटक का है। अब है पैकेट स्टेशन और फेरी पतन। ये क्या होते हैं? समुद्र में छोटी दूरी को तय करने वाले होते हैं, जहां पर समुद्र में छोटी दूरी को तय किया जाता है और यात्रियों का और माल का परिवहन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें, ये आपका इंग्लैंड है और ये फ्रांस है और ये आपका इंग्लैंड है। तो बीच में जो इंग्लिश चैनल पढ़ाया था मैंने, वो इंग्लिश चैनल के मध्य यहां पर पतन होते हैं, जिसमें आपका इंग्लैंड में है डोवर पतन और फ्रांस में आपका केलाइस पतन। फिर फ्रांस में केलाइस पतन, ये आपस में इसको जोड़ते हैं, इनको फेरी पतन भी कहते हैं। तो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। चैप्टर आज ये पूरी बुक हो गई है। मैंने कुछ थोड़ा जल्दी भी पढ़ाया होगा, कोशिश करी, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप प्लीज इसको आराम से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वन शॉर्ट वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपके लिए पूरा चैप्टर वहां पर उपलब्ध है। आप यूं ही पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि। मिलता हूं मैं कल नेक्स्ट बुक के साथ में। थैंक यू बेटा।